मेघना मैडम, आपको मेरा आवाज आ रहा है क्लियर? बिल्कुल अच्छे से क्लियर आपकी आवाज आ रही है। मेरी क्लियर है आवाज? यस। मैडम एक चीज बताइए, लास्ट टाइम मैं आपको पिछले 10 सालों से देख रहा हूँ। सो जो है खूबसूरत तो आप हैं ही, नो डाउट। लेकिन ये बढ़ती जा रही है, इसका क्या राज है? ये थोड़ा सा बताइएगा। इतना ग्लो आता जा रहा है, क्या मिलेट्स को चेहरे पे भी लगाने का कुछ आपने कुछ इजाद किया है क्या, कोई इन्वेंशन? जो है इतना चेंजेस कैसे आ रहा है? क्योंकि आप मिलेट्स खाती हैं इतना तो पता है, लेकिन जो है इसके अलावा क्या हो रहा है जो इतना ग्लो आ रहा है और दिन पर दिन जो है तरोताजा आपकी जो त्वचा दिख रही है। इस पे भी थोड़ा सा हम बात करेंगे आपसे। और वेलकम है आपका मैडम। आप मैं खुद आपके घर आ चुका हूँ, आपसे बात कर चुका हूँ, और आपके हाथ का लजीज खाना खा चुका हूँ। और यहाँ पर 300-400 लोग जो है उनको भी ये मौका मिलेगा ऐसा मैं सोचता हूँ, जब हम 2-3 कैंप्स लगाएंगे एमपी में, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र, 4-5 जगह आपके साथ, जैसा भी आपका समय रहेगा। मुझे नहीं लगता खैर आप इतना समय दे पाएंगी, लेकिन हमारी कोशिश रहेगी कि आपको हम ले जाएं। और ये 2-4 बड़े बड़ी जगह हैं, रायपुर है हमारा जो कैपिटल है छत्तीसगढ़ का, उड़ीसा है, भुवनेश्वर है, और आपका महाराष्ट्र में नासिक है। इस तरफ आपके कैंप्स लगे। उत्तर प्रदेश में भी हम चाहते हैं कि किसानों के बीच में आपके प्रोग्राम हो, सम्मेलन हो, क्योंकि मैं जहां जहां जा रहा हूँ, जिस प्रदेश में जा रहा हूँ, मुझे ऐसा कोई प्रदेश नहीं मिल रहा जहां मुझे बीमारी नहीं दिख रही, गैंग्रीन नहीं दिख रहा, कैंसर नहीं दिख रहा, लीवर सिरोसिस नहीं दिख रहा, फैटी लीवर नहीं दिख रहा है। सो इन्हीं सारी चीजों को लेके आज थोड़ा सा बात करना है कि ऐसा ये क्या है, ये गेहूं में, चावल में। हालांकि चावल तो इतना पुराना अनाज है भारत का। और मिलेट्स के बारे में कंप्लीट जानकारी कि ये क्या है, मोटा अनाज है कि ये छोटा अनाज है, क्या है थोड़ा सा, और ये कैसे इंसान की रंगत को इतना बदल देता है, और ये बदल देता है तो ये मिलता क्यों नहीं है? थैंक जी। यू मैडम, प्लीज। जी। थैंक यू वैभव जी। नमस्ते आप सभी को। बहुत अच्छा लग रहा है आज सुबह 7, 7:15 बजे भी इतने सारे लोग हैं। और वाव के फोरम पे इतना सुबह सुबह सब लोग अपना ज्ञान अर्जन के लिए ज्वाइन हो जाते हैं। तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो मैंने भी बहुत जगह बहुत सारी चीजों पे बहुत कुछ देखती सुनती रहती हूँ। मेरा शुरू से इच्छा यही थी कि मैं पर्यावरण पर और पानी पर काम करूं, जैसे वैभव जी भी पानी पर काम करते हैं। तो मैं पानी के संरक्षण पर काम करना चाहती थी और उसके लिए बिल्कुल तैयार थी कि कैसे पानी को संरक्षित किया जाए। तो मैंने डॉक्टर खादरवल्ली जी का एक कोर्स अटेंड किया था जो सिर्फ 3 दिन का होता है। तो उसे अटेंड किया। तो अटेंड तो मैंने इसलिए किया था कि स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। लेकिन तीसरे दिन उन्होंने हमें ये बताना शुरू किया कि पर्यावरण के लिए कितना अच्छा है और किस तरह से अगर हम मिलेट्स खाते हैं तो हम बहुत सारा पानी बचाते हैं। तो जब ये चीज समझ आई तो तभी से मैंने डिसाइड कर लिया। ये करीबन 5 साल पुरानी बात है, 5.5 साल पहले की बात है। तब डिसाइड कर लिया कि नहीं, अब मैं मिलेट्स को ही प्रमोट करूंगी। और फिर उसके बाद समझ आया कि आप ये तो बोल सकते हैं कि मिलेट्स खाइए, ये अच्छे हैं, बोलना बहुत आसान है। और मैं एक्चुअली इसी में लग भी गई थी कि हर जगह जा जाकर मैं लोगों को बताऊं। लेकिन फिर मुझे रियलाइज हुआ कि अगर ये खाने में अच्छा नहीं लगा या लोगों को पसंद नहीं आया तो इसे अपना नहीं पाएंगे लोग। तो इसीलिए मैं इसका कुकिंग सिखाने लगी। पहले मैंने खुद सीखा है, खुद एक्सपेरिमेंट किए, वो तो आज भी जारी है। ऐसा नहीं है, डिशेस पहले जो बनती थी आज बेटर बन रही है, शायद कल और बेटर बनेगी। तो वही एक्सपेरिमेंटेशन अभी भी जारी है। तो पर मेरा एक एम है, इसलिए बहुत खुशी होती है कि जो भी साथ में जुड़ता है, जो खाना शुरू करता है, उसको कहीं ना कहीं एडवांटेज मिलता है और उनकी हेल्थ बेटर होती है। तो ऐसा लगता है कि ये आपका बहुत बड़ा रिवॉर्ड मिलता है आपको, आप जो काम करते हैं उसका। तो वैभव जी, मैं अपना स्क्रीन शेयर करना चाहूंगी। हाँ हाँ, करिए मैडम, आप होस्ट हैं। आप देखिए, जी। ट्राई करिए हो रहा है कि नहीं। नहीं तो खान साहब से फिर मदद लेते हैं। हाँ जी। हो रहा है ना? ओके। जी दादा, हो रहा है। ठीक है।
आवाज नहीं आ रही मैम आपकी। स्क्रीन दिख रहा लेकिन। मैडम अनम्यूट हो गई, म्यूट हो गई हैं। मैडम को अनम्यूट किया जाए। मैडम आप खुद को अनम्यूट कर सकती हैं। ओके। हाँ ठीक। अब आ रही, क्लियर आ रही है आवाज। मेरी एक्चुअली मेरे सामने से स्क्रीन चली गई है। आप मैडम लैपटॉप पे हैं क्या कि मोबाइल पे हैं? मैं लैपटॉप पर हूँ। ओके। तो आप हमें तो आप क्लियरली दिख रही हैं। आपको हम लोग दिख रहे हैं क्या? आप म्यूट। खान साहब, मैडम को होस्ट हैं कि नहीं है? होस्ट मैं हैं। को जी जी दादा है हाँ ना। ठीक है। मैडम आप को होस्ट हैं, आप स्क्रीन शेयर कर सकती हैं। जी। जो है। अ, थोड़ा सा कुछ मुझे दिक्कत आ रहा है। इफ यू कुड, वैभव जी, अगर आप मेरी स्क्रीन क्लोज करें, मैं 2 मिनट लूंगी। हाँ तब तक आप अगर संभालें तो। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, आप कंटिन्यू करें और आप चैट कर दीजिए जैसे आप कंफर्टेबल हो जाएं, जब तक हम जो है इधर से आगे से बात करते हैं। जी। तो साथियों, हम जो बात कर रहे थे डाइट पे, तो हमने आमिर खान जी सर को सुना, और हम अक्षय कुमार को भी सुनते हैं, हम आज सेलिब्रिटीज को सुनते हैं एक्चुअली ये लोग डाइट के बारे में क्या सोचते हैं। ठीक है, अभी हम विराट कोहली को भी सुनेंगे। द रणवीर शो क्लिप्स में स्वागत है आपका। बस देखते रहो और सीखते रहो। I feel कि sir is the personification of testosterone. Yeah, exactly. The मतलब alpha. आपकी आवाज से टेस्टोस्टेरोन निकल के आता है। It's like आपके दो नहीं, आपके चार हैं, ऐसा कभी कभी लगता है। Okay. तो बिल्कुल अच्छी बात है। कभी मैं तो आपकी मैं तो वाइफ 6 के चक्कर में हूँ। आपके 90s का चेस्ट हेयर याद है, आपकी आवाज, और एक और कोर मेमोरी है मेरी, गरम मसाला में जो आपकी शर्टलेस सीन थी, आपकी बॉडी वहां बहुत हेल्दी लग रही थी, और तब आप कहते थे कि आप वेट ट्रेनिंग नहीं करते थे। तो हमेशा बचपन में मैं ये सोचता था कि यार ऐसी बॉडी वेट ट्रेनिंग के बिना कैसे बनी। फिर ये चार की थियरी जमी है मेरे दिमाग में। आई फील कि यू आर नॉट अ नॉर्मल गाय, समथिंग, you're an extra guy inside that one guy। बताइए आप इतने मजबूत कैसे हो? मजबूत कैसे हैं? एक्चुअली जो बचपन में सीखा ना उसको पकड़ के रखा है। एक्चुअली आई एम श्योर कि यार तेरे माँ बाप ने भी सबके माँ बाप, बेटे चलो फट सुबह स्कूल जाना है, जल्दी सो जाओ, चलो, ये तो सुना होगा तूने जी। फिर तूने ये भी सुना होगा, चलो सुबह उठ गई, हो गई बस, उठो चलो फटाफट या तो दौड़ने जाओ, एक्सरसाइज करो, और फटाफट या तो होमवर्क कर लो, नाश्ता खाओ, स्कूल जाना है। फिर हम बड़े हुए, हमने अपने आप को फ्री समझा, फिर हम रात को पार्टियां करने लगे, हम घूमने लगे, फिर हमारा लाइफस्टाइल है चेंज होने लगा। बड़ी आश्चर्य वाली बात होती है जब कोई प्रश्न पूछता है कि यार आप जल्दी सो जाते हो, तो बेवकूफ़, अगर जल्दी नहीं सोऊंगा तो कब सोऊंगा? आदमी रात को ही सोएगा, जल्दी सोएगा। यार आप जल्दी उठ जाते हो, अगर जल्दी नहीं उठूंगा तो क्या करूं? आदमी, रात होती है आदमी सोने के लिए होती है, दिन होता है सुबह उठने के लिए होता है। तो ये समझ में नहीं आता है। डोंट यू थिंक सो आई शुड बी आस्किंग समवन दिस क्वेश्चन, यार तू लेट सो रहा है क्यों, क्या बात है? बल्कि ये पूछा जाता है कि आप जल्दी सो रहे हो, ये क्या बात है? सो मैंने अपने बेसिक्स को पकड़ के रखा है। रूटीन, मैं अपने बेसिक्स को जो बचपन में मुझे सिखाया गया था कि रात बनी है सोने के लिए, दिन बना उठ के काम करने के लिए, फिर बस ये रूटीन को पकड़ के रखा है। मैं ये नहीं कह रहा पार्टी करना गलत है, पार्टी जाओ, सब कोई सैटरडे चले गए, ठीक है जाओ, जबकि मुझे नहीं शौक। हाँ जी। मुझे मजा नहीं आता।
मतलब ये भी वैसे ही है। हम एक बार हम एक दो बार हम गए थे, कभी रैप अप पार्टी होती है, दोनों एक दूसरे को देख रहे थे, अबे कब खत्म होगा, चले यार फटाफट रैप अप का यार, केक काटना यार। प्रोड्यूसर को बोलते बेटा तू केक काट ले, फटाफट जाना है भाई, सो जाना है, सोने जाना है। इसलिए बहुत सारे ब्रोस को आप दोनों के साथ कनेक्शन फील होती है। तो वो तो बड़े अरसे बाद कोई अपने जैसा मिला है यार, जो मतलब इसका चेहरा देखता हूँ, ये पार्टी में वासियां ले रहा है, यूं यूं वहां देख रहा है, ऐसे देख रहा है, कब खत्म होगा ये, कब कब जाएंगे, जाके सो जाएं यार। तो ये जो बेसिक को पकड़ना, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। और हमको खाना भी जल्दी मिलता था, 6:30-7 बजे खाना खा लेते थे, और वो आदत अभी भी पकड़ के रखी हुई अपने बॉडी कैसे मेंटेन करके रखी है, मतलब आप किस तरह की एक्सरसाइज करते हो? है। मैं फ्री हैंड करता हूँ, पुशअप्स, पुलअप्स, हाँ, स्क्वाट? पुलअप्स, लटकना वटकना। कभी वेट ट्रेनिंग करी है? बहुत रेयरली की है। मैं कभी इनको कभी जबरदस्ती कराता था वहाँ पे अपने स्केड्यूल पे, लंदन ये आउटडोर उठाता था तो, ये, लेकिन बहुत पर मे आई टेल यू कि आप अभी मेंशन कर रहे थे नेचुरल स्ट्रेंथ। आई हैव नेवर सीन एनीवन विद द नेचुरल स्ट्रेंथ ही हैज। व्हाट आई मीन बाय नेचुरल स्ट्रेंथ इज विदाउट इवन गोइंग टू अ जिम एंड लिफ्टिंग वेट्स। I made him lift weights which is not normal for a beginner. In no way is he a beginner, but you know, I think if one moves his body, sir, आप क्या 80 to 83 kgs के होंगे, 85 kgs के होंगे? उम्र, नहीं, wait, वजन। हाँ 82। So to pull your body weight of 82 kgs for about 100 repetitions, you know, and when I mean 100 repetitions, I don't mean I have to go, but we break it up. 10 reps के 10 set. फिर you know, I mean, just maintain that at the end of a weight training workout. वो सबकी बस की नहीं है, and Akshay sir doing that, you know, is it just goes to show that age is just a number, and he is aging backwards. हम लोग जब sports खेलते हैं, when he's jumping for a smash, he'll jump off the ground. He has a vertical leap for at least, you know, above till my shoulder or till my waist, like much above my waist, because I've seen it like live. Not many people can do that, man. Not many people can do that, and I've seen like, I'm talking. Like guys my age, I've not seen do that. So that's What do you see with guys your age? not that, for sure. And I think we get complacent, especially with people who've seen success like Sir. Victory tends to defeat them. And what I mean by that is, जब हम लोग जीतते हैं, हम लोग celebrate करते हैं, हम लोग, you know, we make it a scene, this, that. Sir's okay, we won that, we move on. You know, it's just one after another, one thing after another. I just look at the finish line and keep going. Left नहीं देखते, right नहीं देखते, सिर्फ finish line, एक ही मकसद है. Just keep going forward, keep working, keep working. Consistency. And I think that's his secret ingredient, yeah. Just never stops. अगर आपको ये क्लिप अच्छा लगा, ऐसे ही 1000 क्लिप्स अपलोड किए गए हैं इस चैनल पर, बस देखते जाओ और सीखते जाओ। तो हम अगला वीडियो लेते हैं। आज पूरा बात हम फिटनेस पे ही करेंगे, मिलेट्स पे तो हम बात करेंगे ही, क्योंकि फिट रहने का राज मिलेट्स में छुपा है। तक मैडम वापस आती हैं तो हम अगला वीडियो प्ले करेंगे। तो वैभव जी, हाँ मैडम, मेरा शेयर रेडी है। ओके ठीक है, आपका रेडी है तो मैं इधर से डिसकंटिन्यू करता हूँ। सो एक बार फिर मैडम का वेलकम करते हैं। 450 साथी ऑलरेडी हैं। हाँ मैडम, आप स्क्रीन शेयर कर सकती हैं। नमस्ते आप सभी को। तो आज हम मिलेट्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो मिलेट्स भी कितने प्रकार के होते हैं और क्यों गेहूं चावल इतना अच्छा नहीं है हमारी स्वास्थ्य के लिए, वो हम समझेंगे। मैडम, एक उस महिला का भी जिक्र जरूर कीजिएगा जिसको प्रधानमंत्री ने पुरस्कार दिया था, और जिनको जो है जिन्होंने 100 से ज्यादा किस्में संग्रहित करके रखी हैं। ये व्हाइट बोर्ड आप ही ने खोला है क्या मैडम? एक्चुअली मैं वही अभी मेरा बेटा ठीक करके गया और फिर से व्हाइट बोर्ड खुल गया। पहले भी मुझसे व्हाइट बोर्ड ही खुल रहा था एक्चुअली। सो जस्ट अ मिनट, मैं उसे 1 मिनट बुलाई लूं, उसने फटाक से मेरा ठीक कर दिया बंद था। कर देता हूँ, रुकिए अभी जब तक। हाँ, अच्छा ये व्हाइट बोर्ड खुल गया है ना। मैडम, शेयर स्क्रीन में जाके आप जो स्क्रीन होता है ना, उस पर क्लिक कर दीजिए और उधर साउंड पे क्लिक कर दीजिए, शेयर साउंड, बस इतना करके आप शेयर का बटन दबा दीजिए, आ जाएगा वो। जी जी जी, दिख रहा है। क्या वो 2-3 चीजें दिखेंगी, आप सिर्फ शेयर स्क्रीन पे जाके फिर आप वहां से लैपटॉप के अंदर से आपके प्रेजेंटेशन में घुस जाइए।
एक्चुअली मैं शेयर साउंड कर रही हूँ, लेकिन स्टिल वो कुछ हो नहीं शेयर रहा साउंड के जस्ट नीचे शेयर का बटन होगा मैडम। है। जस्ट अ मिनट, मैं बेटे को ही बुला लेती हूँ। ओके ओके, आप अ, बुला लीजिए। तो हाँ, मतलब वो उसने करके गया था और फिर कुछ इतनी देर में गड़बड़ हो गया। बुला लीजिए, आप बुला लीजिए जब तक हम अगला वीडियो प्ले करते हैं। और एंटर स्क्रीन में जाना है, शेयर में जाना है, ये हम शेयर में गए। और हम जो है अगले सेलिब्रिटी को सुनते हैं, क्या क्या बोल रहे हैं वो खाने के बारे में। मैं डाइट नहीं करता हूँ, मैं बहुत बेसिक स्प्राउट्स खाता हूँ, ग्रिल्ड चिकन खाता हूँ, ब्रोकली खाता हूँ, और समटाइम्स लिटिल बिट ऑफ दाल। और अगर मैं किसी दोस्त के घर बैठा हूँ, उन्होंने खाना किया है, सो वट एवर दे हैव, whether they have paratha or they have cheese, whatever it may be, that's the यार। स्क्रीन मेरे पास है कि उनके पास है? आ रहा है मैडम, ये है ना, अच्छा। यहाँ दिख रहा है। ओ ओके, दिख रहा है ना? हाँ हाँ, मिलेट्स फॉर हेल्थ एंड हैप्पीनेस। जी। मेरी आवाज भी आ रही है? यस, 100% आ रही है आपकी आवाज, और जी। स्क्रीन भी पूरा दिख रहा है। खान साहब, आपको भी दिख रहा है उधर सभी को, मोबाइल पे आपके, लैपटॉप पे? जी दादा दिख रहा है। जी सर, सबको दिख रहा है। दिख रहा है, दिख रहा है। जी जी, थैंक यू, आपने बहुत धैर्य रखा। तो हम आज मिलेट्स के बारे में बात करते हैं। तो आपके सामने एक चार्ट रख रही हूँ। सबसे पहले बहुत जरूरी है कि हम ये समझें कि जो आजकल हम सबसे ज्यादा भोजन में खा रहे हैं, गेहूं और चावल, वो क्यों नुकसान कर रहे हैं, पहले वो समझते हैं, फिर मिलेट्स कैसे फायदा करते हैं, वो क्लियर हो जाएगा हमारे लिए। तो ये देखिए, ये चार्ट है। इसमें इसमें जो अनाज है उसे हमने 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। एक है नकारात्मक अनाज, एक है न्यूट्रल ग्रेन्स, मतलब ना नकारात्मक है ना सकारात्मक, और एक है सकारात्मक अनाज। तो ये नेगेटिव ग्रेन्स, न्यूट्रल ग्रेन्स और पॉजिटिव ग्रेन्स। तो ये देखकर हमें बड़ा आश्चर्य होता है कि हमने नेगेटिव ग्रेन्स में गेहूं और चावल को डाला है। तो इसका कारण ये है कि आज हम जो गेहूं और चावल खा रहे हैं, जो सबसे ज्यादा वाइड स्प्रेड है, हम कुछ एक पर्टिकुलर वैरायटीज की बात नहीं कर रहे हैं, पर इन जनरल जो सभी लोग खा रहे हैं, उसमें जिस तरह का गेहूं और चावल हम खा रहे हैं, वो हमारे स्वास्थ्य को क्यों नुकसान कर रहे हैं, वो समझेंगे हम। तो देखिए, हम अपने जीवन में जो भी एक्टिविटी करते हैं, उसके लिए बहुत जरूरी है कि हम में कुछ शक्ति हो। बहुत छोटी सी चीजें, मैं पत्थर उठाने की या वजन उठाने की बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन सिर्फ अगर आप अपनी पलकों को भी झपकाते हैं, तब भी समझिए कि हमें एनर्जी चाहिए। बिना एनर्जी हम वो भी नहीं कर सकते हैं। मतलब थोड़ी बहुत जो भी शरीर में ताकत है, छोटे छोटे से बिल्कुल बेसिक काम करने के लिए भी, अगर हमारे शरीर में भोजन नहीं जाएगा तो वो ताकत नहीं बनेगी। तो जो भोजन हम करते हैं उसमें एक बहुत अहम हिस्सा है जो हम अनाज खाते हैं उसका, है ना। तो जब हम गेहूं और चावल ये 2 अनाज खाते हैं, तो पहले हमें समझना जरूरी है कि हमें एनर्जी चाहिए। तो मोस्टली एनर्जी किससे मिलती है? एनर्जी सोर्स के लिए हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं, है ना। तो कार्बोहाइड्रेट से हमें एनर्जी मिलती है। और अगर बिल्कुल सरल भाषा में मैं बोलूं, तो हम जो भी भोजन करते हैं, मतलब हमारा तो एक शरीर है, लेकिन हम जो भोजन करते हैं, उस भोजन के थ्रू हम हमारे शरीर के जो 10 ट्रिलियन सेल्स हैं, उन्हें पोषण देते हैं। तो ये जो सेल्स हैं, वो जिस तरह हम खाते हैं, गेहूं, चावल, सॉरी, रोटी, सब्जी, दाल, चावल, फल, सब्जी, ये सब चीजें तो हमारे सेल्स नहीं खाते हैं, है ना। तो हमारे सेल्स क्या खाते हैं? हमारे सेल्स खाते हैं ग्लूकोज, और बिल्कुल सरल भाषा में बोले तो शक्कर। तो सबसे साधारण, सबसे सिंपल भोजन है ग्लूकोज, जो कि हम जो भी चीज खाते हैं, वो हमारा शरीर उसे प्रोसेस करता है और अलग अलग उसको प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज, इस सब में डिवाइड करता है। तो जब ये ग्लूकोज होता है, 108 प्रक्रियाओं से हमारा भोजन गुजरता है और ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है।
तो हम सारी प्रक्रियाओं के थ्रू नहीं गुजरेंगे कि एग्जैक्टली क्या प्रक्रियाएं हैं, लेकिन कितना ग्लूकोज हमें चाहिए एक दिन में। एक अगर नॉर्मली एक अडल्ट पर्सन है, फुल ग्रोन पर्सन है, तो नॉर्मली कितना भोजन मतलब एक नॉर्मली फुल ग्रोन जो पर्सन है उसकी बॉडी में 5 से 6 लीटर तक खून होता है। और जरूरत हमें सिर्फ एवरेज देखें, अगर आप एक नॉर्मली पर्सन है, बहुत ज्यादा वर्कआउट करें तो थोड़ा ज्यादा, बिल्कुल ही आप कुछ भी काम नहीं करते हैं, बिल्कुल बैठे बैठे का काम है तो और थोड़ा कम, लेकिन एवरेज 35 ग्राम ग्लूकोज हमें जरूरत होती है पूरे दिन में। और हम एक ही बार में हमारे खून में 5 से 6 ग्राम ग्लूकोज होता है, मतलब 1 लीटर खून में 1 ग्राम ग्लूकोज। वो किसी भी वक्त आप खाना खाएंगे या नहीं खाएंगे, वो 1 लीटर तैरता, 1 ग्राम उतना तैरता रहता है। तो अगर उससे थोड़ा सा कम या ज्यादा हो तो चलता है, लेकिन अगर ज्यादा होता है तो फिर क्या होता है, हम जो भी टेस्ट करवाते हैं उसमें वो दिख जाता है ना। अब ये समझते हैं कि 35 ग्राम ग्लूकोज हम दिन भर में भोजन में लें तो हम बहुत स्वस्थ रह सकते हैं, बहुत अच्छे से रह सकते हैं। और 1 ग्राम ग्लूकोज को अगर हमें खर्च करना है तो 15 मिनट जब हम पैदल चलते हैं तब वो 1 ग्राम ग्लूकोज खर्च होता है। तब आप देखिए कि आजकल का हमारा जो लाइफस्टाइल है उसमें हम कितनी कम मेहनत करते हैं। तो इसीलिए जब हम ये ग्लूकोज सिर्फ 35 ग्राम की जरूरत है, राइट, लेकिन हम बचपन से गेहूं चावल वगैरह खा रहे हैं, तो किस तरह से अब जो चीज हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, ग्लूकोज, है ना, अगर वही ग्लूकोज जो बहुत ज्यादा जरूरी है अगर उसकी अति हो जाती है तो अति सर्वत्र वर्ज्य, ये तो आपने सुना ही होगा। तो बहुत ज्यादा अति अगर हो जाती है ना, तो वही चीज जो हमारे लिए बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड है, बहुत इम्पोर्टेंट है, वही जब ज्यादा हो जाती तो वो नुकसान करने लगती है और हमारे शरीर को बीमार करने लगती है। तो अब आप जो सामने का चार्ट देखेंगे उसमें हमने बहुत सारी चीजों के बारे में लिखा हुआ है, लेकिन जो आखिरी की 3 कॉलम्स हैं उसी को हम लोग ज्यादा ध्यान से देखेंगे। बाकी चीजों में तो बताया है कि कितना, किस अनाज में कितना पोषण, अलग अलग विटामिन मिनरल्स वगैरह हैं, लेकिन जो आखिरी के 3 कॉलम है वो आज के टॉक के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। सो अगर आप देखें तो प्रकृति में ईश्वर ने भोजन जो भी बनाया है उसमें हमें कार्बोहाइड्रेट के साथ फाइबर, रेशा जरूर दिया है। जैसे हम फल खाते हैं तो फल में रेशा है, लेकिन अगर उसका हम जूस निकाल लेते हैं तो वो रेशा कम हो जाता है, तो वो जूस फिर हमें कुछ कुछ परिस्थितियां हैं, आप कभी जूस पीते हैं तो इट्स ओके, लेकिन इन जनरल फल खाना ही ठीक रहता है। अगर हम फल ना खा के जूस पिए तो वो हमें नुकसान करेगा, जबकि हम फल खाएंगे तो ठीक रहेगा, है ना। इसी तरह से जो भी चीजें प्रकृति में, उसमें बहुत सारा भगवान ने फाइबर हर चीज में दिया है। अब गेहूं और चावल में क्या हुआ है ना, कि जो हमारी वैरायटीज हैं उसमें फाइबर बहुत कम रह गया है, और जिस ढंग से हम उन्हें खाते हैं, जैसे चावल भी ब्राउन राइस अलग होता है, पर जो हमारे सामने आज हम चावल खा रहे हैं वो है पूरा पॉलिश्ड चावल। तो ये जो पॉलिश्ड चावल हम खाते हैं इसमें फाइबर कितना है, 0.2 ग्राम, और जो गेहूं हम खाते हैं वो है 1.2 ग्राम। अब इस गेहूं में भी अगर हमने इसे आटा बना लिया है, चोकर निकाल दिया है, तो ये 1.2 ग्राम फाइबर भी उसमें नहीं बचता है। तो अगर आप हमारी ह्यूमन डाइजेस्टिव प्रोसेस देखेंगे तो कार्बोहाइड्रेट्स का जो डाइजेशन है वो मुंह में ही शुरू हो जाता है। मतलब हम गेहूं या चावल खाते हैं तो कार्बोहाइड्रेट के लिए खाते हैं, अब जब हम खाना खा रहे हैं तो मुंह में ही हमारा डाइजेशन शुरू हो गया है, मुंह में शुरू हो जाता है कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन। फिर ये जब नली से होते हुए पेट में जाता है, वहां पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड के प्रेजेंस में प्रोटीन का डाइजेशन होता है। थोड़ा और नीचे जाता है तो स्मॉल इंटेस्टाइन में गॉल ब्लैडर से, पैनक्रियास से अलग अलग जूसेस मिलते हैं, और जो बाकी का बचा हुआ फैट या भोजन होता है उसका भी पाचन खत्म हो जाता है। और
स्मॉल इंटेस्टाइन से ग्लूकोज रिलीज होता है हमारी बॉडी में, ये एक सिस्टम है। बाकी बचा भोजन नीचे जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन से होता हुआ शरीर के बाहर भी निकल जाता है। तो जब इस तरह से हम भोजन करते हैं तो आप देखिए मुंह में ही डाइजेशन शुरू हो गया है कार्बोहाइड्रेट का। अब अगर उसके साथ फाइबर नहीं है, जो कि गेहूं और चावल में बहुत ही कम है, तो जस्ट 20 से 25 मिनट के अंदर बहुत सारा ग्लूकोज हमारे ब्लड स्ट्रीम में रिलीज होता है। अब मतलब हम लोगों को क्या जरूरत है कि धीरे 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 ग्लूकोज रिलीज होता जाए तो हम अपना दिन भर आराम से काम करते रह सकते हैं, एनर्जी बनी रहती है। लेकिन क्या होता है कि बहुत फास्ट बहुत सारा ग्लूकोज एकदम से फ्लड कर देता है हमारे खून को। तो उसके कारण जैसे आपने देखा होगा ना, धीमे 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 अच्छे से बारिश होती है, हमें अच्छा लगता है। वहीं पे अगर बहुत ज्यादा तेज बारिश हो जाएगी तो क्या होगा, बाढ़ आ जाएगी, है ना। ना तो वो धरती में जाता है पानी, और सीधे बाढ़ आता है, एकदम से सारी चीजें बहा कर ले जाता है। उसी तरह से अगर हमारे खून में भी ग्लूकोज की बाढ़ आती है तो वो हमें नुकसान पहुंचाती है। हमें क्या चाहिए कि धीरे 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 ग्लूकोज रिलीज होता रहे। लेकिन जब ये ग्लूकोज की बाढ़ आती है तो एक इंसुलिन नाम का पदार्थ है जो कि हमारे शरीर में रिलीज होता है, और वो हर सेल तक ग्लूकोज को लेकर जाता है। बिना इंसुलिन के सेल्स ग्लूकोज को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, तो ग्लूकोज के पास लेकर जाता है, सेल्स के पास लेकर जाता है। सेल्स बड़े खुश होते हैं। आइए आप भी कहीं जाएंगे पार्टी में, आप देखिए, आप खाने बैठे हैं, आपको भूख लग रही है, आपके पास खाना आएगा, आपने खाना खाना शुरू किया है, जो यजमान है वो आपको बोल रहे हैं आइए ये खाना लीजिए, आप खाएंगे, आप खुश होंगे। वो बोलेंगे अरे थोड़ा सा एक्स्ट्रा ले लीजिए, मीठा खा लीजिए, एक लड्डू हमारी तरफ से खा लीजिए। आप झिझकेंगे पर बोलेंगे अच्छा ठीक है दे दीजिए। लेकिन अगर वो लगातार आपसे बोलेंगे अच्छा अब आप ये रोटी भी और ले लीजिए, हमारी बात मान लीजिए, आप थोड़ा सा सब्जी भी ले लीजिए, आप कितना लेंगे। एक वक्त आएगा जब आप हाथ जोड़ के बोलेंगे प्लीज सॉरी मैं नहीं खा सकता हूँ, और अगर वो नहीं माने तो हो सकता है आप या तो खाना छोड़ दें या फिर उठकर चले जाएं, लेकिन आप उनका रिस्पेक्ट नहीं रख पाएंगे, है ना। तो उसी तरह से जब हम गेहूं और चावल खाते हैं तो एकदम से ग्लूकोज की बाढ़ आती है खून में, और बहुत ज्यादा ग्लूकोज होता है। सेल्स की भी अपनी एक लिमिट है, वो कितना खाएंगे, है ना। तो बाढ़ की तरह आता है, सेल्स को जितना लगता है वो लेते हैं, अगर नहीं खा सकते तो बोलते हैं बाबा बस हाथ जोड़े आपके, इंसुलिन हमें तो ग्लूकोज नहीं चाहिए, आप ले जाइए, हम नहीं ले सकते। तो इंसुलिन का काम है कि खून में जितना भी ग्लूकोज है वो उसे खून में रहने नहीं दे सकता है। क्योंकि ये चीज हमें समझना बहुत जरूरी है कि भगवान ने जो शरीर बनाया है उसमें एक हर चीज की एक कॉम्पोजिशन है। तो इतने ग्लूकोज के साथ एक्चुअली हम जी नहीं पाएंगे। अगर बहुत ज्यादा ग्लूकोज के साथ हम चलते फिरते रहे तो हम एक्चुअली जी ही नहीं पाएंगे। तो ये एक मैकेनिज्म बना रखे हैं कि अगर ज्यादा हो गया है तो उसे इंसुलिन को उसे हटाना है। तो इंसुलिन उसे लेकर जाता है लिवर के पास, मसल्स के पास, क्योंकि वहां पर थोड़ी स्टोरेज कैपेसिटी होती है। तो थोड़ा थोड़ा तो लिवर में, मसल्स में स्टोर हो जाता है, लेकिन उसका भी अपना एक लिमिट होता है ना। हम तो बहुत ज्यादा ग्लूकोज होता है हमारे ब्लड में, तो थोड़ी देर में इंसुलिन बोलता है अच्छा ठीक है अब इनकी भी कैपेसिटी खत्म हो गई, फिर उसे ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर करना शुरू कर देता है, फैट के रूप में स्टोर होना शुरू हो जाता है। तो इस तरह से बहुत सारा जो स्टोर हो गया वो भी ठीक है, लेकिन उसके बाद भी बहुत सारा ग्लूकोज बच जाता है, फिर इधर उधर अलग अलग फंक्शंस में उसे यूटिलाइज किया जाता है, जिसके कारण उस ग्लूकोज को संभालने के चक्कर में बहुत सारी बीमारियां क्रिएट होने लगती है। अब हम ये देखते हैं कि ये बीमारियां कैसे क्रिएट होती है। अब आप देखिए हमारा जो खून होता है वो बहुत ही पतला होता है ना, क्योंकि पूरे शरीर में बहुत बारीक बारीक पतली पतली नस नाड़ियों के थ्रू गुजरता है। लेकिन जब हमारे खून में शक्कर बढ़ने लगती है तो यही खून गाढ़ा होना शुरू हो जाता है। आप देखिए एक पानी में ग्लास रखा है,
ग्लास में सॉरी पानी रखा है, तो वो रखा रहेगा, कुछ नहीं होगा, लेकिन आप उसमें शक्कर घोलना शुरू कर दीजिए, आप देखिए वो पानी गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा। उसी तरह से हमारा खून भी गाढ़ा होना शुरू हो जाता है। जब गाढ़ा होना शुरू होता है तो ऑब्वियसली चिपचिपापन पैदा होने लगता है, जमने लगता है हमारी धमनियों में, ब्लड प्रेशर बनने लगता है, हार्ट ब्लॉकेजेस होने लगते हैं, और पूरी बॉडी को ज्यादा काम करना पड़ता है। अफरा तफरी मच जाती है कि किसी तरह इस ग्लूकोज को किस तरह से हम स्टोर करें, कैसे इसे फिनिश करें। उसके बाद एक और चीज होती है कि जो बॉडी में चल रहा है वो तो चल ही रहा है, लेकिन और जब ज्यादा ग्लूकोज होता है तो देखिए इन्फ्लेमेशंस भी ज्यादा बढ़ जाते हैं। और आप देखिए आजकल बहुत जो रैम्पेंट हो रहा है कैंसर, कैंसर के जो सेल्स होते हैं वो हमारे नॉर्मल जो बॉडी के सेल्स होते हैं उससे 15 गुना ज्यादा भोजन की आवश्यकता उन्हें होती है। तो जब हमारे खून में इतना ज्यादा ग्लूकोज होगा तो उन्हें बड़ी मौज हो जाती है, क्योंकि उन्हें तो बहुत खाना मिल रहा है ना, तो वो उन्हें बढ़ने के बहुत चांसेस मिलते हैं। अगर ये एक्स्ट्रा ग्लूकोज नहीं होगा तो कैंसर सेल्स को भोजन ही नहीं मिलेगा। तो इस तरह से बहुत सारी बीमारियां हैं जो कि बढ़ने लगती है अगर हम गेहूं और चावल पर अपना भोजन निर्भर करते हैं। तो और आप देखिए जब हम गेहूं और चावल खाते हैं तो उसमें क्योंकि इतनी तेजी से ग्लूकोज की बाढ़ आती है, इंसुलिन ले जाके उसको इधर उधर डाल देता है। फिर आपको भूख लगेगी क्योंकि आपके खून में से खत्म हो जाएगा ग्लूकोज, आप फिर खाना खाएंगे, फिर बाढ़ आएगी, फिर वही प्रोसेस हमारी बॉडी में चलता रहता है। तो इसीलिए गेहूं और चावल आप जितना ज्यादा खाते हैं उतनी ज्यादा हमें भूख लगती है। आप देखिए हम कितनी बार खाना खाते हैं, सुबह उठकर चाय बिस्किट, उसके बाद फिर कुछ पोहा उपमा, उसके बाद खाना, फिर बीच बीच की जो लोगों की चाय कॉफी चलती है उसकी तो मैं बात ही नहीं कर रही हूँ, लेकिन लंच के बाद भी फिर आ, कुछ भी नाश्ता करना, भेल पूड़ी खाना, समोसा खाना, उसके बाद फिर से खाना खाना। अक्सर लोगों को लेट तक अगर जागे तो खाने के बाद भी भूख लगने लग जाती है, फिर रात को लगता है हम कुछ खाएं। तो इस तरह से हम अति भोजन का शिकार होने लगते हैं और हमारे शरीर में बीमारियां बढ़ने लगती है। तो इसीलिए और फिर गेहूं में इसमें देखा जाए तो एक तत्व और होता है जिसे हम बोलते हैं ग्लूटेन। तो ग्लूटेन जो होता है वो, जो पुराना गेहूं होता था ना उसमें, जब पुराने समय में या जो ओरिजिनल वैरायटीज होती थी गेहूं की, उसमें थोड़ा सा होता था, वो हमारी बॉडी बॉडी डाइजेस्ट कर लेती थी और इतना कुछ उसमें दिक्कत नहीं आती थी। लेकिन अब जो गेहूं आ रहा है वो वैरायटीज इस तरह डेवलप की गई हैं कि उसमें ग्लूटेन बहुत ज्यादा बढ़ा दिया गया है। तो इसीलिए अब बहुत सारे लोग ग्लूटेन इंटॉलरेंट होते जा रहे हैं, सेंसिटिव होते जा रहे हैं ग्लूटेन के प्रति। तो ग्लूटेन अब क्योंकि ये अननेचुरली हाई है आज के गेहूं में, तो ये भी नुकसान कर रहा है काफी। तो अब हम आते हैं अगर उस दूसरे ग्रेन्स पर, न्यूट्रल ग्रेन्स। तो न्यूट्रल ग्रेन्स में किस तरह के, अब गेहूं और चावल के अलावा मोस्टली जितने भी अनाज हैं, वैभव जी अगर मेरा पिक्चर आ सके तो। हाँ, बहुत क्लियर दिख रहा है मैडम, ये चार्ट इसमें सारा दिख रहा है आपका। गेहूं चावल तक पूरा दिख रहा है, ये नेगेटिव ग्रेन्स तक पूरा जी कंप्लीट दिख रहा है। जी जी। तो अ, अगले पैदान पे आते हैं तो देखिए आप, लंबा शेप होता है गेहूं और चावल का, अगर हम देखेंगे ना उसका शेप लंबा होता है, और बाकी जितने भी अनाज होते हैं वो मोस्टली ऐसे छोटे छोटे गोल गोल से होते हैं। तो गेहूं और चावल के अलावा मोटे मोटे तौर पे जितने भी अनाज होते हैं वो सारे मिलेट्स की ही कैटेगरी में आते हैं। तो मिलेट्स को ही हमने दो भागों में बांटा है, एक आपके सामने दिख ही रहा है, न्यूट्रल और पॉजिटिव। अदरवाइज हम उसे मोटा अनाज और छोटा अनाज भी बोल सकते हैं। तो एक मोटा मैडम ये अनाज, न्यूट्रल में जो है कि ज्वार बाजरा मक्का न्यूट्रल में आता है। हाँ जी, तो ये जो लिखा है ना, जैसे पर्ल मिलेट है तो हम्म। वो बाजरा है, फिंगर मिलेट है वो रागी है, प्रोसो मिलेट है वो चेना करके एक आता है जो उतना ज्यादा वाइड स्प्रेड नहीं है लेकिन बहुत अच्छा है हमारी हेल्थ के लिए।
ये ज्वार है जो ग्रेट मिलेट है, और कॉर्न है, मेज है जो कि मक्का है। तो एक्चुअली मक्का मिलेट में नहीं आता है, क्योंकि मिलेट तो बारीक दाने होते हैं और मक्का का दाना बहुत बड़ा होता है। और अगर हम वैसे ना देखें तो प्रॉपर्टी वाइज वो मिलेट्स में आप उसे गिन सकते हैं। ओके। तो इस तरह से ये न्यूट्रल ग्रेन्स में ओट्स हैं, जौ है, इस तरह के और भी बहुत सारे अनाज होते हैं जो कि इस कैटेगरी में हम रख सकते हैं। तो अगर आप सामने अपना चार्ट देखेंगे तो ये जो ग्रेन्स है ना, इसमें फाइबर थोड़ा ज्यादा होता है, ग्लूटेन बिल्कुल नहीं होता है। तो जब हम इन्हें खाते हैं तो 2 घंटे का टाइम लगता है हमारे शरीर में उसे ग्लूकोज रिलीज करने में। गेहूं चावल में कितना टाइम लग रहा था? 20 से 25 मिनट। और ये जो अनाज हैं जिन्हें हम न्यूट्रल ग्रेन्स बोल रहे हैं, इन्हें लगता है 2 घंटे का करीब टाइम। तो ये अगर हम बचपन से खाते हैं इन अनाजों को जो कि न्यूट्रल ग्रेन्स की कैटेगरी में आते हैं, तो ये हमारे को बहुत अच्छा स्वास्थ्य देते हैं और बहुत हम स्ट्रांग बने रहते हैं। तो ये भी हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छे हैं। लेकिन आज हम जिस तरह से भोजन कर रहे हैं, इतना केमिकल है भोजन में, और दिन रात हमने बाकी के जो ग्रेन्स हैं वो छोड़ दिए हैं, और ज्यादातर हम गेहूं चावल पर बेस्ड अपना खाना खा रहे हैं। तो उसमें क्या होता है ना कहीं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स लोग फेस कर रहे हैं। अगर हम बीमारियों तक ना जाए, क्रॉनिक डिजीजेस प्रॉब्लम्स की तरफ ना जाए, तो भी अगर आप देखेंगे तो आम तौर पर पेट की तकलीफ, गैस बनना, एसिडिटी होना, और ये सब चीजें बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं लोगों में। तो ये भी एक्चुअली फिर आगे चल के, जब ये काफी टाइम तक इसी तरह चलता रहता है, तो आगे चलकर ये और बीमारियों में कन्वर्ट होने लगती है। तो इसीलिए न्यूट्रल ग्रेन्स, अगर आज कोई प्रॉब्लम है, छोटी मोटी प्रॉब्लम्स तो ठीक है, पर कोई क्रॉनिक प्रॉब्लम्स है तो उसे दूर करने में सक्षम नहीं होते हैं। इसीलिए अब हम पॉजिटिव ग्रेन्स के बारे में बात करेंगे कि अगर आपको आज कोई प्रॉब्लम है तो इन ग्रेन्स को खाकर किस तरह से ये प्रॉब्लम्स खत्म हो रही हैं, और ये एक्चुअली क्या असर करते हैं हमारे शरीर पर जो ये प्रॉब्लम्स खत्म हो रही है, वो समझते हैं। तो पहली चीज ये है कि आप ये सामने जो आपके चार्ट है वो देखिए। इसमें हम देखेंगे कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट हर चीज में होता है, अनाज में कार्बोहाइड्रेट सबसे ज्यादा क्वांटिटी में होता है। कार्बोहाइड्रेट आप देखेंगे तो आपको लगेगा ठीक है, इतना तो हमें चाहिए, है ना। लेकिन उसके पास की आप अगर चार्ट देखें तो वो फाइबर का चार्ट है, फाइबर का कॉलम है। और उसमें आप देखेंगे कि नीचे की तुलना में जो हमने नेगेटिव ग्रेन्स में देखा या न्यूट्रल ग्रेन्स में देखा, उसकी तुलना में फाइबर काफी ज्यादा है इन अनाजों में। तो उससे क्या होता है कि जब फाइबर हमारे शरीर में होता है, क्योंकि फाइबर की भी बहुत ज्यादा महत्ता है। मैडम का साउंड अच्छा आ रहा है, प्लीज चैट बॉक्स में मैसेज बार बार न डालें। मुझे भी सुनाई दे रहा है जरूर। वहां पर बहुत सारे बादल हैं, बादल होने के कारण आपका नेटवर्क हो सकता है थोड़ा कमजोर हो, लेकिन मैडम का आवाज क्लियर सुनाई आ रहा है। जी, मैं बोलूं वैभव हाँ जी? मैडम, बोलिए बोलिए आप जी, कंटिन्यू। तो अभी आप ये देखिए, तो फाइबर का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हमारी बॉडी में। तो हमें कितने फाइबर की जरूरत है? कम से कम 30 से 40 ग्राम फाइबर हमें जरूरी है कि हम दिन में खाएं। अब अगर आप, जनरली हम लोग फाइबर के सोर्स के रूप में किसे देखते हैं? सब्जियां हैं या फ्रूट है, हम सोचते हैं ये फाइबर के बहुत अच्छे सोर्सेज हैं। तो फाइबर अगर आप देखेंगे तो आपके सामने एक चार्ट है ये समझने के लिए कि इन जनरल जितनी भी सब्जियां और फल होते हैं उसमें डेफिनेटली बहुत फाइबर है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन फाइबर तो है, लेकिन इसमें पानी और भी ज्यादा है, पानी बहुत होता है। तो आप देखिए, सबसे कड़क चीज जो गाजर है, अगर उसे आप खाते हैं, उसका आप जूस निकाल के देखिए, कितना सारा जूस निकल जाएगा और लास्ट में थोड़ा सा रेशा बचता है। तो गाजर जैसी सॉलिड चीज में भी हमें कोई बहुत ज्यादा रेशा नहीं मिल रहा है। तो बेसिकली अगर हम सोचें कि हमें रेशे के लिए फ्रूट और वेजिटेबल इनफ है,
तो ये हमारी गलतफहमी है, क्योंकि बहुत सारे किलो आपको फल और सब्जियां खाएंगे तब जाके जितना रेशा हमें चाहिए उतना मिल पाएगा। तो इसीलिए अगर हम इन अनाजों पर अपना भोजन बेस करते हैं तो हमें बहुत अच्छे से रेशा मिलता है, और इसीलिए बहुत सारी बॉडी में डिजीजेस रिवर्स होती हैं। क्योंकि आप देखिए रेशा क्या करता है। रेशा हमारे जो आते हैं उसमें से सारा कचरा साफ करता है, झाड़ू पोछा मारता है हमारे, और हमारे जो भी पेट है, हमारे इंटेस्टाइन्स है, उन्हें क्लीन करता है ना। उसके अलावा जो हम भोजन करते हैं उसमें बहुत तेजी से ग्लूकोज को रिलीज होने से रोकता है। ये इसका एक बहुत बड़ा फंक्शन है कि ग्लूकोज को बहुत तेजी से रिलीज होने नहीं देता है, पकड़ कर रखता है और धीरे धीरे रिलीज करवाता है हमारे शरीर में, हमारे खून में। और इसका एक तीसरा फंक्शन है, वो ये है कि इट फीड्स द गट माइक्रोब्स। तो इस पर हम बाद में आएंगे। तो जो ये पॉजिटिव ग्रेन्स हैं, इसमें आप देखिए जो कार्बोहाइड्रेट टू फाइबर रेशियो है वो सबसे लास्ट कॉलम देखिए। दुनिया में जितने भी खाने की चीजें होती हैं, अगर ये कार्बोहाइड्रेट टू फाइबर रेशियो उसमें 10 या उससे नीचे है तो ये हमारे लिए हीलिंग फूड्स की कैटेगरी में आ जाते हैं। मतलब वो हमारे शरीर को हील करते हैं, अंदर से बॉडी में से डिजीज को खत्म करते हैं। तो आप देखिए इस चार्ट के थ्रू कि जो पॉजिटिव ग्रेन्स है उसमें ये रेशियो 5 से 8 के बीच में है। तो इसीलिए ये हीलिंग फूड्स की कैटेगरी में, क्योंकि ये अंदर जाके बीमारियों को निकाल के खत्म करता है। कैसे खत्म करता है? इसका जो फाइबर है उसमें लिग्नान नाम का एक तत्व है जो कि एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है। मतलब जितना भी हमारी बॉडी में अंदर टॉक्सिन्स बन रहे हैं, कचरा जमा हो रहा है अंदर ही अंदर, वो उसको खींच कर निकाल कर बाहर फेंक देता है बॉडी से। मतलब नेचुरली जो हम भोजन कर रहे हैं वो भोजन करते करते ही, मतलब जो अंदर हमारे प्रोसेसेस चल रही हैं उसके साथ ही डिटॉक्सिफिकेशन की प्रोसेस भी चलती है। तो ऑटोमेटिकली हमारी बॉडी भोजन के साथ ही डिटॉक्स होती जाती है। तो अलग से कुछ डिटॉक्स करने की बजाय ऑटोमेटिकली वैसे भी हम डिटॉक्स हो जाते हैं। तो एक ये रीजन है। दूसरा ये एल्कलाइन है नेचर में। जैसे वैभव जी ने जब कैंजन वाटर की बात की है तो हम ये बात कर रहे हैं कि ये एल्कलाइन पानी है, और हमारे बॉडी का जो खून है उसका जो पीएच है वो हल्का सा एल्कलाइन की तरफ है। 7 पे न्यूट्रल हो जाता है और हमारा 7.7 से थोड़ा सा ऊपर है ब्लड का पीएच वैल्यू, जो कि एल्कलाइन की तरफ है। अब गेहूं और चावल जो है वो एसिडिक ग्रेन्स है, ये एसिड बढ़ाते हैं हमारे खून में। जबकि जो मिलेट्स होते हैं वो एल्कलाइन ग्रेन्स हैं। ये पॉजिटिव ग्रेन्स बिल्कुल एल्कलाइन है नेचर में। तो इसलिए ये हमारे ब्लड के पीएच को ठीक रखते हैं और उसको एसिडिटी होने से बचाते हैं, एसिड की तरफ ले जाने से बचाते हैं, एल्कलाइन रखते हैं हमारे खून को। तो उससे क्या फायदा होता है? बेसिकली काफी सारी चीजें, क्योंकि खून ही पूरे शरीर में पूरे टाइम दौड़ता रहता है, तो हमारे खून को बहुत साफ होना, पतला होना बहुत जरूरी है। आप एक छोटी सी सिंपल सी चीज देखिए कि आज कितने लोगों में कैल्शियम की कमी हो रही है। कि हमारे और नॉर्मली हम देखेंगे तो इन जनरल जो हम भोजन करते हैं ये सारे मिनरल्स हमें बहुत कम क्वांटिटी में चाहिए होता है, ऐसे कोई बहुत नहीं चाहिए, मेजरली नहीं चाहिए होता है। तो जो हम नॉर्मली भोजन करते हैं उससे हमें कैल्शियम मिल जाता है। लेकिन क्या होता है, अगर हमारा खून एसिडिक की तरफ बढ़ने लगता है तो हमारी बॉडी उसे चाहती नहीं है कि वो एसिडिक बने, उसको एल्कलाइन ही रहना जरूरी है। बॉडी में एसिडिक सिर्फ एक चीज है, वो है हमारे पेट के अंदर जो एसिड है वो बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है और उसी को उतना स्ट्रॉन्ग रहना जरूरी है। बाकी पूरे खून में जो होता है वो एल्कलाइन होना जरूरी है खून को। जो हमारी बॉडी की सबसे एल्कलाइन चीज है वो क्या है? कैल्शियम। तो हमारा खून ही हमारी हड्डियों से कैल्शियम खींचना शुरू कर देता है। फिर हमें लगता है कि कैल्शियम की कमी हो रही है,
तो अलग से कैल्शियम की गोलियां खाएं या ये करें, उससे बेटर है कि हम अपनी एसिडिटी को खत्म करें, ब्लड की एसिडिटी को खत्म करके अगर अल्कलाइन ब्लड की तरफ हम जाते हैं तो ऑटोमेटिकली ही हमारा कैल्शियम रेस्टोर होना शुरू हो जाएगा। तो इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि हम अपने खून के पीएच बैलेंस को बनाकर रखें। तो ये अनाज अगर हम अपने भोजन में खाते हैं तो ये बहुत मदद करते हैं बॉडी के पीएच बैलेंस को बनाए रखने में। और फिर जो हमने लास्ट देखा है कि फाइबर का एक और जो बहुत बड़ा मेजर रोल है वो है इट फीड्स द गट माइक्रोब्स। मतलब हमारे गट में माइक्रोब्स को ये भोजन देता है। आप ये देखिए कि इतना बड़ा स्मॉल इंटेस्टाइन्स में हमने देखा ग्लूकोज रिलीज हो गया है, मोस्ट ऑफ द पाचन भी हो गया है, लेकिन उसके बाद भी इतना बड़ा लार्ज इंटेस्टाइन भगवान ने हमें दिया है। तो ये जो लार्ज इंटेस्टाइन है ना, इसमें बहुत सारे सूक्ष्म जीवाणु रहते हैं, बहुत सारे। वैसे सूक्ष्म जीवाणु हमारे पूरे शरीर पे, हमारे पूरे एनवायरमेंट में रहते हैं, हमारे आसपास, हवा में, पानी में। आप जिस टेबल पे बैठे हैं, जिस कुर्सी पे बैठे हैं, आपके हाथ में, हर जगह, अपनी स्किन में, मुंह में, मसल्स में, पूरी बॉडी में माइक्रोब्स होते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा इसकी क्वांटिटी होती है हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में। और आप ये समझिए कि इनकी क्वांटिटी कितनी है, मतलब 1.5 से 2 किलो, इतनी क्वांटिटी में ये हमारे पेट में रहते हैं। और ये हमारी शरीर के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि ये जीवाणु हमारे शरीर में रहें। तो ये हमें बहुत सारी चीजों में बहुत ज्यादा मदद करते हैं। तो इनका क्या रोल है हमारे शरीर में? आप देखिए, हमारी जो पेट में माइक्रोब्स होते हैं ना, वो हमारे शरीर के जो सेल्स हैं उससे 10 गुना ज्यादा। मतलब शरीर में अगर 10 ट्रिलियन सेल्स हैं तो हमारे पेट में 100 ट्रिलियन सेल्स होते हैं ये माइक्रोब्स के। इतना ज्यादा ये सेल्स होते हैं और बहुत ज्यादा इनकी इम्पोर्टेंस है। ये जो सेल्स होते हैं इसमें 85% अच्छे माइक्रोब्स होते हैं और 15% बैड माइक्रोब्स होते हैं। लेकिन इस बैलेंस को बनाए रखना बहुत जरूरी होता है। तो अगर हमारे जितना ज्यादा शुगर आपकी बॉडी में बनेगी, आप खाएंगे, उतने ज्यादा आपके बैड माइक्रोब्स बढ़ेंगे। और जितना हमारा फाइबर रिच फूड होगा उतना हमारे गुड माइक्रोब्स बढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि हमने देखा है कि भोजन में जितना भी है उससे विटामिन निकल रहे हैं, मिनरल निकल रहे हैं, जो भी निकल रहा है वो तो हमारी बॉडी की आवश्यकता के हिसाब से शरीर हमारे खाने में से ले लेता है। लेकिन इसमें एक पार्ट होता है जो डाइजेस्ट नहीं होता है और वो है फाइबर। जो फाइबर होता है हमारे फूड में, रेशा जो होता है ना, वो डाइजेस्ट नहीं होता है। उसका पाचन प्रणाली में वो डायरेक्ट खसक कर हमारे बिना पचे वो जाता है हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में। और लार्ज इंटेस्टाइन में ये जो माइक्रोब्स होते हैं ये इस फाइबर को खाते हैं। इसलिए बहुत जरूरी है कि हमारे भोजन में बहुत सारा रेशा हो, तो हमारे गुड माइक्रोब्स बहुत अच्छे से बढ़ते हैं। हम उन्हें एक्चुअली भोजन देते हैं, आप ये समझ लीजिए। तो ये माइक्रोब्स क्यों इतने इम्पोर्टेंट है? हमारी इम्यूनिटी जो है, जो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता है, 80% वो कहाँ से शुरू होती है? ये माइक्रोब्स हैं। वो अगर अच्छे माइक्रोब्स रहे हमारी बॉडी में, ज्यादा बैड माइक्रोब्स कम रहे, तो बहुत अच्छी आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग रहेगी। जो हमारे हैप्पी हार्मोन्स हैं, सेरोटोनिन, मतलब हमें लगता है दिमाग में कोई डिप्रेशन आ रहा है, किसी को कोई प्रॉब्लम आ रहा है, वो सोचता है ये दिमाग में कुछ है। लेकिन एक्चुअली इस गट को, जहाँ ये माइक्रोब्स रहते हैं, उसे सेकंड ब्रेन भी बोला जाता है। क्योंकि यहाँ बहुत सारे ऐसे प्रोसेसेस होते हैं जो डायरेक्ट केमिकल सिक्रीशंस करते हैं ये माइक्रोब्स, और वो डायरेक्ट हमारे ब्रेन में जाते हैं और उसे अफेक्ट करते हैं। इनका अपना एक सिस्टम होता है हमारी बॉडी में, इसीलिए इसे सेकंड ब्रेन भी बोला जाता है। और बहुत टाइम अगर किसी को कोई इवन ब्रेन में मूड्स की, डिप्रेशन की, या बहुत सारी गड़बड़ियां होती हैं, वो हमारे गट माइक्रोब्स को ठीक करके भी ठीक हो जाती है। तो हैप्पी हार्मोन जो है सेरोटोनिन, 90% वो कहाँ प्रोड्यूस होता है? हमारे गट में, पेट में। डोपामाइन, जो कि दूसरा हार्मोन है जो कि हमें बहुत प्लेजर देता है, प्लेजर रिलीजिंग हार्मोन जो है
डोपामाइन 80% वो कहाँ रिलीज होता है, वो यहीं गट में रिलीज होता है। तो हमारा जो भी अंदर शरीर में चयापचय चल रहा है, वो हमारा जो क्या मूड है आज आपका, कैसे आप बिहेव करते हैं लोगों के साथ, और बहुत सारी चीजें, मतलब हम सोच भी नहीं सकते हैं शायद, अभी तक साइंटिस्ट पूरा रिसर्च भी नहीं कर पाए कि माइक्रोब्स कितने ज्यादा इम्पोर्टेंट है हमारी बॉडी के लिए। तो और इन्हें फीड करते हैं हम फाइबर खिलाकर, है ना। तो इसीलिए ये जो पॉजिटिव ग्रेन्स हैं, इन्हें जब हम खाते हैं तो उससे हमारा धीरे धीरे स्वास्थ्य में सुधार होता है। इसमें जो फाइबर होता है वो पेट तो साफ करता ही है। हम जानते हैं कि दुनिया की सारी बीमारियां की जड़ पेट है। क्यों बोला गया है पेट? क्योंकि यही इन आंतों में ये माइक्रोब्स रहते हैं। अगर ये ठीक है तो ये हमारे शरीर को अच्छे से चलाते हैं, नहीं तो गड़बड़ियां होनी शुरू हो जाती है। तो अब हम देखते हैं कि पॉजिटिव ग्रेन्स कौन कौन से हैं। इनमें एक अनाज है, उसका नाम है बार्नयार्ड मिलेट। इसे हिंदी में बोलते हैं सावा, झंगोरा, सामक के चावल भी इसे बोला जाता है, उपवास के चावल भी बोला जाता है। सो इसे हम बोलते हैं बार्नयार्ड मिलेट। और ये थोड़ा सा दिखने में हल्का ग्रेइश वाइट इस टाइप का होता है। इसमें 10% फाइबर होता है। और ये जो बार्नयार्ड मिलेट है, ये किस चीज में हेल्प करता है? जितने भी हमारे इंटरनल ऑर्गन्स हैं, जैसे थायराइड है, पेनक्रियाज है, लिवर है, किडनी है, स्प्लिन है, इन सबको क्लीन करता है, डिटॉक्सिफाई करता है। तो इनसे रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स होते हैं उसमें ये बहुत अच्छा काम करता है। फिर इसे जर्मन मिलेट या जापानीज मिलेट भी कहा जाता है, क्योंकि एक वक्त ये उन चाइना में या उस साइड बहुत ज्यादा उगता था, तो इसीलिए इसका ये नाम भी पड़ा है। अब दूसरा ग्रेन है हमारा फॉक्सटेल मिलेट। फॉक्सटेल मिलेट में 8% फाइबर होता है। ये हल्का येलोइश होता है कलर में, जो सबसे ज्यादा आपको दिखेगा, लेकिन फिर भी कभी कभी कहीं कहीं इसकी और भी वैरायटीज होती हैं जो हल्की लाल रंग की भी दिखती हैं। लेकिन नॉर्मली जो अवेलेबल है अभी वो पीले रंग का है। इसे इटालियन मिलेट भी कहा जाता है। और इसका जो फाइबर है वो हमारे जो फेफड़े हैं, जो हमारे जोड़ है, जॉइंट्स हैं, और जो हमारे नर्व्स हैं, नर्वस सिस्टम है, उसको बहुत अफेक्ट करता है। तो उनसे रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, जैसे एस्थमा, ब्रोंकाइटिस, अर्थराइटिस, बेड वेटिंग, अल्जाइमर्स, पार्किंसंस, एपिलेप्सी, इस तरह की चीजों में फॉक्सटेल मिलेट बहुत ज्यादा अच्छे से काम करता है। फिर तीसरा अनाज है हमारा, वो है लिटिल मिलेट। लिटिल मिलेट को हिंदी में बोला जाता है कुटकी, सामा, तो इस तरह के इसके नाम है। ये भी अगर आप अलग से देखेंगे तो बहुत अलग नहीं दिखता है, ये बार्नयार्ड मिलेट की तरह ही दिखता है। इसमें 9.8% फाइबर होता है। और इसे अफ्रीकन मिलेट भी कहा जाता है। फॉर्चुनेटली अफ्रीका में आज भी ये काफी उगाया जाता है। वहाँ पे आ, आ, काफी सारे देश हैं वहाँ पर जो इसे उगाते हैं और थोड़ा बहुत खाते भी हैं। और ये जो लिटिल मिलेट है, ये हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के लिए बहुत फैंटास्टिक काम करता है। हार्मोनल बैलेंस के लिए बहुत अच्छा काम करता है। थायराइड के लिए है, या किसी को कुछ भी रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, ब्रेस्ट कैंसर है, या कोई भी फाइब्रॉइड्स है, या लेडीज के प्रॉब्लम्स में ये बहुत अच्छा काम करता है। इवन जेंट्स के लिए रिप्रोडक्शन से रिलेटेड, हार्मोन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, ये बहुत अच्छा काम करता है। फिर एक आता है हमारा कोडो मिलेट। ये हमारा चौथा ग्रेन है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। कोडो मिलेट जो है, इसे हिंदी में कोदरा, कोदरी, कोदो, इस तरह से बोला जाता है। मोस्टली इसी तरह का नाम होता है इसका। इसे हम नॉर्मली आदि बीज भी बोलते हैं,
क्योंकि ये भारत का ओरिजिनल बीज है, ये भारत के अलावा और कहीं नहीं पाया जाता है हिमालय की तराइयों में। इनफैक्ट आप देखेंगे ऑलमोस्ट पूरे ही भारत में कोदो मिलेट पाया जाता है। ये थोड़ा सा रेडिश ब्राउन सा दिखता है इसका कलर। जो आपको डायग्राम में दिख रहा है सामने पिक्चर में वो वाइट कलर का है, पर एक्चुअली ये वाइट होता नहीं है। इसको आप ये रेडिश ब्राउन सा होता है जब आप लेकर आते हैं। हाँ, आप इसे बहुत ज्यादा धो देंगे ना, बहुत बार पानी में, तो इसका कलर निकल निकल के ये वाइट सा दिखने लगेगा, ये होता है। लेकिन नॉर्मली ये काफी डार्क ब्राउन कलर का होता है। और ये काम करता है हमारे बोन मैरो पर। बोन मैरो जहाँ से खून का प्रोडक्शन होता है, तो ये खून से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं उनमें बहुत अच्छे से काम करता है। एनीमिया है या फिर बुखार है, बीमार है, कुछ भी, क्योंकि ब्लड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, तो ये बहुत ज्यादा अच्छे से काम करता है और खून को शुद्ध रखने में और डिटॉक्सिफाई करने में हेल्प करता है। फिर आता है हमारा ब्राउन टॉप मिलेट। ब्राउन टॉप मिलेट जो है उसे अमेरिकन मिलेट भी कहा जाता है, और इसे हम हरी कंगनी या छोटी कंगनी भी बोलते हैं। रंग में ये बिल्कुल हल्का सा लाइट ग्रीन कलर का होता है। और इसमें सारे मेजरली वो फंक्शंस हैं जो फॉक्सटेल मिलेट के होते हैं। फॉक्सटेल मिलेट को कंगनी बोलते हैं। तो फॉक्सटेल मिलेट और ब्राउन टॉप मिलेट बहुत सिमिलर हैं नेचर में, लेकिन ये दोनों टोटली डिफरेंट अनाज हैं। तो ब्राउन टॉप मिलेट को हरी कंगनी या छोटी कंगनी भी कहा जाता है। और ये जो अनाज है इसमें फॉक्सटेल के सारे गुण हैं, प्लस ये डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के लिए बहुत अच्छा है। इसमें सारे अनाजों में सबसे ज्यादा फाइबर है, 12.5%। और इसीलिए पेट की सभी बीमारियों के लिए, सभी प्रॉब्लम्स के लिए ब्राउन टॉप बहुत अच्छा काम करता है। ये एंटी कैंसरस भी है। और जैसा कि मैंने आपको बताया, अमेरिका में इसे अमेरिकन मिलेट भी बोला जाता है। अमेरिका में कोलोराडो साइड पर ये बहुत बहुतायत में जंगल में ऐसे ही उगता है, बहुत उगता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वहाँ की सरकार ने इसे ह्यूमन कंजम्पशन के लिए, मतलब इंसानों के खाने के लिए बैन कर रखा है, और इसे सिर्फ बर्ड फीड में यूज किया जाता है, जानवरों को, पक्षियों को खिलाने में यूज किया जाता है। लेकिन इंसानों के खाने पर पाबंदी है, जबकि ये बहुत अच्छा अनाज है। तो अमेरिका में तो नहीं, लेकिन हाँ भारत में जरूर ये खाया जा रहा है और बहुत अच्छा अनाज है। तो डॉक्टर खादरवल्ली के अनुसार खाना क्या है? भोजन वो है जो एनर्जी तो दे, लेकिन बहुत धीरे धीरे एनर्जी दे, उस अनप्रोसेस्ड हो, ज्यादा उसमें प्रोसेस किया हुआ ना हो, अननेसेसरी बहुत ज्यादा पानी, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स ये सब डालने की जरूरत ना पड़े, और जो दुनिया में हर जगह उगाया जा सकता है, खाया जा सकता है। थोड़ा से में बहुत सारे लोग उसे खा सकते हैं, पेट भर सकता है ये थोड़े से में बहुत सारे लोगों का। तो इसीलिए हमारे पॉजिटिव ग्रेन्स जो हैं वो इन सब क्राइटेरियाज पर फिट बैठते हैं। तो जो मिलेट्स हैं वो टोटली नेचुरल हैं, इसमें कोई केमिकल्स, पेस्टिसाइड्स, वाटर, कुछ भी उसकी जरूरत नहीं होती है। ये कुछ अलग अलग भाषाओं में इनके नाम हैं। तो हम बोल सकते हैं कि अगर मैं छोटे अनाज खाता हूँ, अगर तो मैं एक इस धरती पर आया हूं, तो मैं बोल सकता हूँ कि हाँ, हम अगर छोटा अनाज खाते हैं तो हम बहुत ज्यादा धरती से नहीं ले रहे हैं, बल्कि धरती को कुछ देकर ही जाएंगे। तो वैभव जी। हाँ मैडम। जी। तो ये हमने चर्चा की कि क्यों पॉजिटिव ग्रेन्स बहुत ज्यादा अच्छे हैं हमारे स्वास्थ्य के लिए। यस मैडम। जी। थैंक यू वेरी मच मैडम, आपका शुक्रिया और इतनी हाँ, सारी और जानकारी। अगर थोड़ा सा और आप चाहें तो फिर हम आगे बढ़ सकते हैं, या अगर किसी के कोई प्रश्न है पहले हम वो ले सकते हैं, वरना एक साथ बहुत सारा हो जाता है। हाँ नहीं, हम यहाँ तक काफी है। जी। और हम लोग अगर किसी का कोई प्रश्न होता है तो हम लेते हैं प्रश्न जो जी। है।
क्योंकि एक तो ये चीजें मैडम मिलती नहीं है, इतने तो सारे बस मैं फायदे जो है। जी मैं एंड में बस ये थोड़ा सा बताना चाहती हूँ, इसका पानी का मेरा भी एक वाटर कंजर्वेशन पर ही मैंने इसको स्टार्ट किया था इसी पॉइंट को लेकर। तो बेसिकली अगर इस तरह का जो हम आजकल गेहूं उगा रहे हैं, वो गेहूं अगर हम खाते हैं तो उसके पीछे 1 किलो जो हम गेहूं खाते हैं उसके पीछे 9,000 लीटर पानी यूज होता है। अगर हम चावल खाते हैं तो 1 किलो चावल के पीछे 8,000 लीटर पानी यूज होता है। ये मैं सारे चार्ट्स वो यूज करती हूँ जो डॉक्टर खादरवली ने अ, हमें बताया है। अगर हम 1 किलो शक्कर खाते हैं तो उसके पीछे 27,000 लीटर पानी यूज होता है। 1 किलो मीट खाते हैं तो उसके पीछे 48,000 लीटर्स पानी यूज होता है। अगर हम न्यूट्रल ग्रेन्स खाते हैं जैसे ज्वार, बाजरा, मक्का, रागी, चना, तो जनरली 700 से 900 लीटर पानी यूज होता है 1 किलो अनाज उगाने में। अगर पॉजिटिव मिलेट्स खाते हैं तो 1 किलो उगाने में 200 से 300 लीटर पानी यूज होता है। जी वैभव जी, तो मैं ये जानकारी सबको देना चाहती थी कि कैसे हम अगर स्मॉल मिलेट्स खाते हैं तो जो इतना वाटर टेबल हमारा डाउन हो रहा है, इतना ज्यादा पानी जो हम यूज कर रहे हैं हमारे खेतों में। क्योंकि मैं बेसिकली इसीलिए वाटर कंजर्वेशन पर और मिलेट्स पर आई, क्योंकि मुझे ये समझ आया कि हम जो अपने नलों में, नहाने में, बर्तन धोने में पानी यूज करते हैं वो एक्चुअली कुछ भी नहीं है, बहुत कम है। हम ये सोचते हैं कि हम बहुत पानी बचा लेंगे अगर नल थोड़ा कम खोलेंगे या इस तरह से रहेंगे तो, लेकिन एक्चुअली हमारा जो मेन कंजम्पशन है पानी का वो एग्रीकल्चर के थ्रू है। मैक्सिमम हमारा जो पानी का कंजम्पशन है वो एग्रीकल्चर में है। अगर हम भोजन सही करते हैं तो हम एक्चुअली पानी को बचा सकते हैं। तो ये समझ डेवलप करना बहुत ज्यादा जरूरी है, और इसीलिए मैं मिलेट्स को प्रमोट करती हूँ कि ऑटोमेटिकली अगर हम भोजन में मिलेट्स को खाते हैं तो हम पानी बहुत बचा सकते हैं। जी बस मुझे इतना ही बोलना था वैभव जी, मैं अपना स्क्रीन शेयर स्टॉप कर देती हूँ। ओके, थैंक यू मैडम, थैंक यू। एक सवाल मैडम ये था कि मिलेट्स को भी क्या, जैसे हम गेहूं को एकदम आटे में पानी डालते हैं और तुरंत उसका रोटी बना देते हैं, तो मिलेट्स में मुझे नहीं लगता ये सुविधा है। मिलेट्स को शायद, अगर मिलेट्स की रोटी बनानी हो या मिलेट्स का दलिया बनाना हो, तो मुझे लगता है इसको 5-6 घंटे, जैसे अगर मुझे 12 बजे मिलेट्स खाना है तो मुझे हाँ। इसको 6 बजे सुबह गलाना होगा, ऐसे ही कुछ है ना। थोड़ा सा उस पर प्रकाश डालिए, क्योंकि मेन तो इसमें तकलीफ यही है कि ये अगर हमने इसको तुरंत बनाया, हम्म। जैसे हम गेहूं के साथ करते हैं, तुरंत आटे में पानी डाल के आटा बना के उसका चपाती बनाते हैं, हाँ। तो इसको क्या इसके साथ भी ऐसा व्यवहार किया जा सकता है मिलेट्स के साथ या नहीं? इसका देखिए कोई प्रोटोकॉल है? जी एक्चुअली हमारे जो न्यूट्रल ग्रेन्स हैं और जो पॉजिटिव ग्रेन्स हैं, जो हमारी बात हुई है मोटा और छोटा अनाज में, इसमें थोड़ा डिफरेंस होता है पकाने में ही। हम्म। तो, इन्हें बिल्कुल एग्जैक्टली गेहूं चावल की तरह नहीं पकाया जाता है। जो मोटा अनाज है उसे तो हम नॉर्मली पीस कर या दलिया वगैरह बनाकर खाते हैं, उसका आटा बनाकर भी खाते हैं, लेकिन क्योंकि इनमें ग्लूटेन नहीं होता है जो कि उसे बाइंड करता है ना, हम्म आटे को बाइंड करता है, वो ग्लूटेन नहीं होता है। तो हम्म उसके कारण क्या होता है कि थोड़ा सा समस्या आती है रोटी बनाने में। तो कुछ छोटे मोटी उसमें चीजें हैं जो हम इनकॉर्पोरेट करें तो बहुत अच्छी रोटियां एक्चुअली बन सकती हैं। तो वो मैं चाहूंगी कि ऐसा कोई हम सेशन ले जिसमें मैं एक्चुअली बनाकर भी दिखा दूंगी कि ओके। कैसे हम बना रहे हैं। तो बहुत, जब आपका भोजन अच्छा बनेगा ना, और अनाज है, अगर सिर्फ बाकी सब चीजें छोड़ दें हम, सिर्फ अगर रोटी और चावल ये दो चीज भी अच्छे से बनने लगी तो हमारा 70-80% भोजन तो हो ही गया। उसके बाद तो बहुत सारी चीजें हैं जो हम अल्लम गल्लम नाश्ता ये वो खाते हैं, वो भी सब बहुत कुछ बनता है। लेकिन एक रोटी और चावल सिर्फ दो चीज कोई सीख ले तो 80% काम हो गया। हाँ तो तो मैडम, जी, जैसे अभी तो जैसे कि हमने बात की है कि जो न्यूट्रल ग्रेन्स होते हैं उसका जो ऊपर मोटा होता है, उसका जो छिलका होता है ना ऊपर का, वो हम्म मोटा होता है काफी। तो उसको चावल की तरह पकाना मुश्किल होता है। अब देखिए ज्वार बाजरा वगैरह कभी चावल की तरह नहीं पकाया जाता है, इसको हमेशा पीस कर और या तो रोटी बनाई जाती है या दलिया वगैरह बनाया जाता है।
तो इसे थोड़ा सा कहीं ना कहीं कूटना पीसना जरूरी होता है। तो हम्म। इसे आप चावल की तरह नहीं पका सकते। लेकिन जो पॉजिटिव ग्रेन्स हैं वो एक्चुअली उन्हें नॉर्मल भाषा में अगर आप बोलेंगे ना, या जहाँ पर आज भी थोड़ा बहुत लोग खाते हैं, या मैं अलग अलग स्टेट्स में जो मैंने सुना है, इसे भी चावल बोलते हैं लोग। जैसे बंगाल में कोना, शोना शॉल ऐसे करके, चावल को वो शायद शॉल ऐसा कुछ बोलते हैं। तो इसे भी वो कोना चावल। ऐसे करके कुछ बोलते हैं। तो इसे भी चावल बोलते हैं, कोदो का चावल, सामक का चावल। तो इसे हम चावल की तरह पकाकर खा सकते हैं। लेकिन क्योंकि इसमें फाइबर की मात्रा बहुत है, इसलिए पहले से हम भिगोते हैं, क्योंकि आजकल हमारा इतना ज्यादा मेहनत तो रहा नहीं है। तो जब हम इसे भिगो कर खाते हैं ना, तो कम से कम 6 आवर्स हम इसे भिगोते हैं, ओवरनाइट भी भिगो सकते हैं। तो जब हम इसे भिगोते हैं तो उससे क्या होता है कि इसका जो फाइबर है सॉफ्ट हो जाता है, इजीली डाइजेस्ट हो जाता है। साथ में इसमें जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो ज्यादा इजीली हमारी बॉडी एब्जॉर्ब करती है। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम इन्हें भिगोकर उसके बाद इस्तेमाल करें। थैंक यू मैडम। हम इसी प्रश्न की कड़ी को स्टार्ट करते हैं। साकेत जी, अपना प्रश्न कुछ हो तो पूछें, अनम्यूट करें। जी। अभी अभी हम चैट बॉक्स में भी क्वेश्चंस को लेंगे थोड़ा सा। हाँ साकेत जी, बताएं। काफी महत्वपूर्ण जानकारी दी है आपने। और मेघना जी, आपका शुक्रिया। और आप मोटिवेट होके ये एक क्षेत्र में जहाँ बहुत कम लोगों को अभी जानकारी है, डॉक्टर खद्दर वली तो लगे हैं, किंतु उनके साथ एक बड़ी सी फौज रहे तो समाज में एक जागृति बने। और जी अभी मैं मेरा एक टेक्निकल प्रश्न था। आपने कोदू कूदो से रिलेटेड एक बात कही है कि स्पाइनल फ्लूइड पे ये काम कर सकता है, स्पाइन में जो फ्लूइड होता है। नहीं तो नहीं, मुझे, मैंने ऐसा नहीं बोला है। हाँ, मैंने बोला था ये बोन मैरो जो होता है ना, बोन बोन मैरो, मैरो, बोन यहाँ से मैरो। खून बनता है। एक्चुअली ओके। खून बनता है बोन मैरो में। तो ये बोन यस। मैरो को डिटॉक्सिफाई करता है, सुदृढ़। क्लीन करता है। ओके। तो इसी से को रिलेटेड मुझे एक बात सूझी है कि ये थैलेसेमिया वाले जो पेशेंट्स होते हैं, इनमें तो ब्लड डेफिशिएंसी ही होती है। और ब्लड डेफिशिएंसी थैलेसेमिया वाले पेशेंट को ये करंट एलोपैथी में 20 to 40, डिपेंड्स ऑन टाइप ऑफ पेशेंट एंड टाइप ऑफ हिज सीवियरिटी रिलेटेड टू हम्म। थैलेसेमिया। किसी को 20 दिन में चढ़ाते हैं ब्लड, किसी को 40 दिन में चढ़ाते हैं। तो ये क्लिक किया मुझे कि कहीं ना कहीं कूदो डाइट के ऊपर इन पेशेंट्स को डाल दिया जाए तो थैलेसेमिया में रिकवरी रेट काफी फास्टर हो जाएगा। ऐसा जस्ट तो ये उचित है? एक्चुअली देखिए, डॉक्टर खादरवल्ली ने जितना बहुत सारी डिजीजेस के प्रोटोकॉल्स दिए हैं, लेकिन उसमें हम्म। थैलेसीमिया पर प्रोटोकॉल नहीं है। तो हम लोग डॉक्टर खादरवल्ली को भी इस फोरम पर लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आई थिंक आप उनसे बात करेंगे ना तो अच्छा रहेगा, जी जी जी। थैंक यू क्योंकि हमने सर। कभी भी थैलेसीमिया पर चर्चा नहीं की है। तो मैं थैलेसीमिया पर बात नहीं कर पाऊंगी। यहाँ ध्यान देने वाली बात इतनी ही है क्योंकि बेसिक्स पे यदि आज गए, यदि ये बोन मैरो को डिटॉक्स करने की काबिलियत खुदों में है तो डेफिनेटली इट विल वर्क। जी ओके। कादर सर जब आएंगे, जब हम उनसे विस्तार डिसीजेस पे चर्चा करेंगे। फिलहाल कुछ लोग पूछ रहे हैं मैडम कि मिलेट्स को लंच का सब्स्टिट्यूट बना सकते हैं क्या, या जी क्या मिलेट में गेहूं का आटा मिला सकते हैं चपाती बनाने के लिए? तो मैडम, तो दो जी बात बताइए। जी वैभव जी, मैं एक बात सबसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि कोई भी दो अनाजों को मिक्स करना सही नहीं है। ग्रेट। मतलब जब हम खाना खाते हैं तो गेहूं की रोटी और चावल, इस तरह से जब खाना खाते हैं ना, दाल चावल सब्जी रोटी, उसमें भी हम दो अनाज खा रहे हैं, वो भी सही नहीं है। सो बेसिकली अनाज का मिक्सिंग ना करें तो बेटर है, क्योंकि अनाज थोड़ा सा हैवी होता है हमारे डाइजेशन के लिए। तो जितना सिंपल फूड होता है उतना इजीली डाइजेस्टिबल होता है, और उतना ही हमारे हेल्थ के लिए अच्छा होता है। इसलिए अनाज हमेशा एक बार में एक ही खाया जाए तो अच्छा है। मतलब चावल खा रहे हैं तो चावल ही खाएं, गेहूं खा रहे हैं तो गेहूं ही खाएं। और जी अगर आप मिलेट्स खा रहे हैं तो मिक्स ना करें। उम्मीद हाँ है कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। एक प्रश्न आया है किसी कैप्टन का कि शुगर के लिए हम क्या करें, शुगर के लिए कौन सा मिलेट अच्छा रहेगा अगर शुगर की बीमारी है तो हाँ
इस पे भी। देखिए, आपने जो क्वेश्चन किया ना, उसमें मैं एक बहुत मेजर पॉइंट जब मैं बात कर रही थी तब वो रह गया है हमारा। वो ये है कि जैसे गेहूं चावल है, इन्हें जब हम खाते हैं तो 20 से 25 मिनट के अंदर ग्लूकोज रिलीज होता है। जब मोटा अनाज खा रहे हैं तो यही टाइम 2 से 2.5 घंटा लग रहा है। लेकिन जब हम पॉजिटिव ग्रेन्स खाते हैं तो 5 से 7 घंटे का टाइम लगता है, धीरे 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 ग्लूकोज रिलीज होता है। तो हमारे बॉडी में किसी को लो लो शुगर का भी प्रॉब्लम हो जाता है, किसी को हाई शुगर का होता है, किसी को कभी लो हो रहा है कभी हाई हो रहा है। तो ये क्या है ना, ब्लड में ग्लूकोज को बैलेंस करने का काम करता है। तो दोनों तरह से काम करेगा, आपकी दोनों चीजें ठीक होंगी। हाँ, तो अब पांचों जो मिलेट्स मैडम ने बताए हैं, ये पांचों मिलेट्स अच्छे हैं, पांचों में फाइबर का कंटेंट अच्छा है, किसी किसी में तो मैंने देखा 12 तक है। तो जिसमें ज्यादा फाइबर कंटेंट हो, हमने चार्ट भी हमारे इस पे रिलीज कर दिया है जो मैडम ने बताया था, तो उस हिसाब से जिसमें जितना ज्यादा फाइबर हो वो मिलेट हाई शुगर के लिए सूटेबल रहेगा। जितना नहीं ज्यादा फाइबर। वैभव जी, जो पांचों पॉजिटिव ग्रेन्स है ना, वो पांचों बहुत अच्छे हैं। पांचों बहुत अच्छे हैं। हाँ, थैंक यू वेरी मच। हम अगला प्रश्न और चैट उसमें बॉक्स। भी अगर देखेंगे तो फॉक्सटेल और भी बेटर है सबसे, लेकिन फिर भी पांचों अच्छे हैं, तो पांचों खाए जा सकते हैं। एक ने प्रश्न पूछा है कि क्या कोदो मिलेट ही कुट्टू है? मुझे नहीं लगता, कुट्टू तो अलग होता है, कुट्टू ट्रायंगल जो होता है, ट्रायंगुलर होता है। कुट्टू जो होता है वो बकवीट होता है, वो अनाज नहीं होता है। यस यस। कुट्टू है, सिंगाड़ा है, कटहल है, इनके भी आटे मिलते हैं। ये हाँ, मिलेट्स नहीं है, है ना? ये सब्जियों को या उनको सुखा के जमी कंदों को बनाया गया आटा है। कटहल जो है हाँ, फल को सुखाया हुआ आटा है। कुट्टू जो है वो उसे सूडो ग्रेन कहा जाता है, सूडो मिलेट कहा जाता है, बिकॉज वो दिखने में थोड़ा सा, उसको जो हम पकाते हैं उसका तरीका अनाज को पकाते हैं वैसा होता है। तो कई लोगों को, जैसे राजगीरा है, किनोआ है, कुट्टू है, तो लोगों को लगता है कि ये अनाज है, पर ये अनाज नहीं है। और इन्हें हम अनाज की कैटेगरी में नहीं रखते हैं, हालांकि ये हेल्थ के लिए बहुत अच्छे हैं, बट ये अनाज नहीं है। थैंक यू मैडम। हम नमिता मैडम को अनम्यूट करते हैं उड़ीसा से। मैडम अनम्यूट करें। Madam, good morning. Thank you for your valuable information. एक्चुअली मिलेट पे तो बहुत बातें चल रही है। अगर हम लोग जैसे उड़ीसा में ज्यादातर चावल खाते हैं और रोटी भी खाते हैं, हम चावल रोटी को स्किप करके मिलेट पे आ सकते हैं पूरा? हाँ हाँ, क्यों नहीं। मैं पिछले 5 सालों से मिलेट्स ही खा रही हूँ। मतलब उससे पहले भी खाती थी, लेकिन तब क्या है, मतलब मैं ज्वार बाजरा मक्का ज्यादा खाती थी। इन पॉजिटिव ग्रेन्स के बारे में मुझे आइडिया नहीं था। लेकिन देखिए, अनाज तो हमें सभी तरह के खाने चाहिए, भले ही वो ज्वार बाजरा हो, भले ही पॉजिटिव हो। सबका मिक्स एंड मैच, जितनी ज्यादा वैरायटीज हम खाते हैं ना, उतना ही अच्छा रहता है। लेकिन हाँ, अगर आपको कोई डिजीज रिवर्सल करना है तब आपको पॉजिटिव ग्रेन्स पर शिफ्ट होना पड़ेगा। जब आप ठीक हो जाए, आपकी डिजीज को रिवर्स कर लें, तब फिर आप न्यूट्रल ग्रेन्स भी खाएं तो बहुत अच्छा रहेगा। बट जब तक आप ठीक ना हो जाए, तो इसीलिए मैं बहुत सारे तरह के व्यंजन बनाना सिखाती हूँ, ताकि इजीली लोग जो अपने आप को ठीक करना चाहें वो शिफ्ट हो सकते हैं। वरना आप नहीं, हेल्दी एक पर मिक्स हाँ। एंड मैच कीजिए, कभी ज्वार कभी बाजरा कभी कुछ। तो एक हेल्दी जीवन के लिए हर चीज अच्छा है। तब आप ज्यादातर चावल के रूप में अगर मिलेट्स को बनाकर खाएंगी ना, पॉजिटिव ग्रेन्स को, तो एक मिक्स एंड मैच बहुत अच्छा रहता है। कि रोटी तो आप ज्वार की बना लीजिए, जिस दिन रोटी खानी है ज्वार बाजरा मक्का ये सब बना लीजिए, इट इज इजियर। उसमें थोड़ा सा एक स्टेप ज्यादा होता है जब हम पॉजिटिव ग्रेन्स की रोटी बनाते हैं। तो रोटियां तो आप इसकी खा लीजिए, और चावल जिस दिन बने, आपका बिरयानी बनाना हो, खिचड़ी बनाना हो, वो सारी चीजें आप पॉजिटिव ग्रेन से बना लें। तो सारी चीजें इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं आप अपने भोजन फुल में। कर। मैं तो बहुत सारी, मतलब जितनी चीजें बनती हैं हम सारी चीजें बनाते हैं पॉजिटिव ग्रेन्स के साथ। और ये जो मार्केट में हम लोग को मिलता है उसी को पिकअप करके ले लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है? क्योंकि देखिए, यहाँ पे जैसे इतना जो मिलेट मतलब नहीं होता है यहाँ पे। हम लोग को लेना है तो स्टोर से लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे ज्यादातर उड़ीसा में चावल ही बन। रागी रागी और कोदो ज्यादा होता है। हम्म। इनफैक्ट आप उड़ीसा से हैं तो मैंने कहीं उड़ीसा के बारे में पढ़ा भी था कि वहां पर एक जनजाति है, तो वो लोग पहाड़ों में रहते हैं। और उनके जो बुजुर्ग हैं वो बता रहे थे कि मतलब पहले पुराने टाइम में तो वो लोग अनाज खाते थे, ये कोदो और रागी वगैरह उगता था, खाते थे। लेकिन आज की जो जनरेशन है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन में राशन वगैरह में गेहूं चावल बहुत सस्ता मिलता है, तो हम्म। आदिवासी उगाते हैं।
वो भी सोचते हैं कि गेहूं चावल सस्ता है, वो खरीद लेते हैं खाने के लिए और जो उगता है वो बेच देते हैं। मतलब खुद खाते नहीं है, उसे बेच देते हैं और उगाना भी कम कर दिया है। तो वो बताती हैं कि हमारी जो जनरेशन है वो अब वीक हो गई है। अब वो हमारे जैसी उनमें ताकत नहीं रही है, क्योंकि वो लोग तो मिलेट्स खाते थे, लेकिन आज की जनरेशन वो एक एक रुपए किलो के गेहूं चावल के चक्कर में सबने छोड़ दिया है मिलेट्स खाना। और क्योंकि उनका टरेन ऐसा है कि पहाड़ है, ऊपर चढ़ना नीचे चढ़ना और ऐसे ताकत का काम रहता है, तो वो बताती है कि अब पहले जैसे ताकत नहीं रही है हमारी जनरेशन में। नहीं, ऑनलाइन भी मंगा मंगा सकते हैं, उसमें कोई हाँ जी, प्रॉब्लम नहीं बिल्कुल है। मंगवा सकते हैं आप ऑनलाइन। एक्चुअली देखिए क्या है ना, कि जो आप खाएंगे इसकी डिमांड होगी तो क्यों नहीं मिलेगा, सब दूर मिलेगा। पर अभी क्योंकि लोगों को आइडिया नहीं है, बहुत कम लोग खा रहे हैं और बहुत कम उगा रहे हैं। जैसे जैसे डिमांड बढ़ेगी, तो इसलिए हमें ये नहीं देखना है कि मेरे आसपास मिल रहा है या नहीं, भले ही आप ऑनलाइन मंगवाइए, पर आप खाना शुरू करेंगे तो ऑटोमेटिकली उसके आसपास सारा तंत्र बनना शुरू हो जाएगा। और ओट्स जो खाते हैं ब्रेकफास्ट में, ओट्स सही है खाना? कभी कभी ठीक है, ओट्स भी ठीक है कभी कभी। दलिया तो ठीक है, ओट्स भी ठीक है। हाँ, कभी कभी आप ओट्स भी खा सकते हैं, वो भी तो एक न्यूट्रल ग्रेन ही है ना। ओके मैम, थैंक यू। मैडम एक क्वेश्चन आया है कि हम 4-5 मिलेट एक साथ खा सकते हैं क्या? जैसे जैसे आप, वो भी अलाउड नहीं है ना? जैसे हम कोदो ले लें, थोड़ा सा कंगनी ले लें, मिलेट्स भी फॉक्सटेल। तो अनाज ही है ना। देखिए हाँ क्या वही। होता है ना, हम ऐसे लालच करते हैं एक्चुअली। हम सोचते हैं मुझे कोदो का भी न्यूट्रिशन मिल जाए, कंगनी का भी मिल जाए, सामा का भी मिल जाए, तो हम क्या करते हैं चीजों को मिक्स करके खाते हैं। बट उसमें गड़बड़ क्या होती है कि आपको कोई आपकी बॉडी में अगर सिर्फ आपने कोदो खाया तो वो जाकर बोन मैरो पर काम करेगा। लेकिन हम्म। आप कंगनी भी खा रहे हैं, कोदो भी खा रहे हैं, सब खा रहे हैं, तो अगर आपने 100 ग्राम आटा लिया है तो 100 ग्राम में आप 20-20 ग्राम सब डाल देंगे, तो आपकी बॉडी पे वो कैसे जाके काम करेगा? हाँ, असर ही आपकी नहीं बॉडी दिखेगा। कंफ्यूज हो जाएगी ना, आपके जो एंजाइम्स है उसको डाइजेस्ट करने के लिए चाहिए, पूरी बॉडी खुद ही कंफ्यूज हो जाती है कि मैं इधर जाऊं इसको पचाऊं तो एक क्या बहुत करूं। बड़ा मैसेज मैडम ने यहाँ दिया है कि कर देती है। अनाजों को मिक्स ना करें प्लीज, है ना? ना मिलेट्स को मिक्स करें, ना आपका ज्वार बाजरा मक्का को मिक्स करें, और ना ही जो है ये मल्टीग्रेन आटे का जो चलन आया है वो भी खाना बंद करें। इनफैक्ट आप देखिए कि हमारे एंसेस्टर्स जो थे वो कभी भी 2 ग्रेन साथ में नहीं खाते थे। बाजरा बनाए तो बाजरा ही बनाएंगे, ज्वार बनाए तो ज्वार ही बनाएंगे, वो कभी ऐसे मिक्स नहीं करते थे। वेरी ग्रेट ग्रेट मैडम। वंदना जी खुद को अनम्यूट करें इंदौर से, फिर संजय जी को लेंगे। वंदना जी आप सुन पा रही हैं? हाँ, म्यूट हो। जी सर, नमस्ते, जय श्री कृष्णा सर। जय श्री कृष्ण। सर मेरा सवाल ये है कि मेरे को बहुत सूजन आ रही है और मेरे का मोटापा मेरा बढ़ रहा है, और मैंने मतलब मशीन मेरे यहाँ लग चुकी है, परसों के दिन उसका पूजन हुआ है। हम्म। महेश सर आए थे, तो मैं उसका पानी कैसे पीऊं और मतलब मैं खाने में क्या लूं, मेरा ये सवाल है। हाँ, तो पानी पीने की जो विधि है वो जो है आपको नहीं बताई होगी तो बता देते हैं। सुबह 9:30 का पानी पीजिए, और जी सर। दोपहर में 9 pH पीजिए। और अगर आप हाउस वाइफ हैं, घर पर ही रहती हैं, तो जी सर। शाम को जो है आप कभी भी हाँ, पावरफुल पानी मत पीजिए। सूर्यास्त के बाद जो है है ना, हाँ, 7 के बाद 7 pH याद रखिए, या फिर 8.5 pH, ये पानी ही आपको पीना है। और जैसे ही आप बॉडी को एल्कलाइन करेंगी, ऑटोमेटिक आपका मोटापा ठीक हो जाएगा, जैसे मैडम ने बताया हुआ। मैडम ये जो नेगेटिव ग्रेन्स होते हैं, चावल और आपका गेहूं, इनका मोटापे से भी कोई लेना देना है क्या? हाँ जी, जी हाँ। जी। देखिए एक्चुअली जब आप कोई ऐसा अनाज खाते हैं जो कि बहुत तेजी से ब्लड में ग्लूकोज रिलीज करता है, तो जैसे मैंने आपको बताया था कि आपको बार बार भूख लगेगी। मतलब आप सोचें कि मैं बहुत ज्यादा इस पर मैं अपने माइंड को कंट्रोल करूं, कुछ करूं, मुझे बार बार भूख लग रही है, मैं उस भूख को रोकूं, उससे बेटर है कि हमें भूख ही ना लगे, तो कितना अच्छा रहेगा। तब हमारा मोटापा नहीं बढ़ेगा ना। अगर हमें भूख लगेगी तब तो हमें खाना ही पड़ेगा, राइट। तो राइट। गेहूं और चावल पर जो हम पॉलिश्ड गेहूं चावल आज खा रहे हैं, उसके कारण क्या होता है ना, हमें बार बार भूख लगती, इतना सारा खाएंगे तब भी भूख लगती, बार बार फिर खाते हैं हम, तो मोटापा बढ़ता है। उतनी एक्टिविटी लेवल हमारा है नहीं, बहुत सारा एनर्जी हम अपनी बॉडी को दे रहे हैं। लेकिन अगर आप पॉजिटिव ग्रेन्स खाते हैं, इवन ज्वार बाजरा भी खाएंगे, आप दिन में 3 बार खाना खाएंगे,
लेकिन अगर आप पॉजिटिव ग्रेन्स खाते हैं तो दिन में 2 बार से ज्यादा आपको भूख नहीं लगेगी। हो सकता है शुरू शुरू में आप खाएं, लेकिन धीरे धीरे आप देखेंगे आप दिन में 2 बार, इनफैक्ट कई बार तो आप सिर्फ एक ही बार खा, आपको लगेगा मुझे भूख ही नहीं लग रही है। आपको एक्चुअली भूख ही लगना बहुत कम हो जाती है। अभी जैसे मैं सुबह उठी हूँ 10-11 बज जाएगी, इतना कोई भूख ही नहीं लगती। कल शाम को खाया 6 बजे, 9 बज गई, 10 बज गई, कुछ पता ही नहीं चलता है। आप दिन भर एनर्जेटिक रहते हो। कोई कोई दिन मेरा ऐसा जाता है कि मुझे टाइम ही नहीं मिलता, अगर मैं बाहर हूँ, कुछ कई बार ट्रैवल होता है, सब भूख ही नहीं लगती, आराम से दिन भर काम करते रहो बिना खाए, वो भी मुझे चल जाता है। तो ऐसे कोई फर्क नहीं पड़ता, 1-2 दिन नहीं भी खाया, उपवास करना बहुत आसान हो जाता है, इंटरमिटेंट फास्टिंग करना बहुत ऑटोमेटिक होता है। शाम को 5-6 बजे खाना खाया, सुबह वैसे ही 8-9 बजे तक आपको भूख नहीं लगेगी, तो उससे आपको ऑटोमेटिकली वेट लॉस होता है। थैंक यू मैडम। अच्छा, अब मैडम ये भी कुछ लोग पूछ रहे हैं कि चलो हम सुबह जैसे हमने कोदो खा लिया, तो हम शाम को बर्नयार्ड खा सकते हैं क्या? मतलब जैसे एक साथ मिक्स करके तो नहीं खा सकते, लेकिन अलग अलग टाइम पर 2-3 मिनट खाए जा सकते हैं। जैसे भी सुबह बर्नयार्ड ले लिया, शाम को हाँ, कोदो ले लिया। आप कर सकते हैं ऐसा, लेकिन हम्म। एक दिन में अगर आप एक ही खाएंगे ना, आपको बनाने में भी सुविधा रहेगी। यस कि यस। मैं सबको ये टिप देती हूँ, एक्चुअली ये मेरा अपना ही निकाला हुआ टिप है, और उससे लोगों के लिए बहुत इजी हो जाता है इन ग्रेन्स को यूज करना। बहुत से लोग जो यूज करना चाह रहे हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि 6 घंटे भिगोने का जो उसमें एक सिस्टम है कि मिनिमम 6 घंटे भिगोना है, तो लोगों को बड़ी दिक्कत आती है कि शाम को बनाना है तो सुबह भिगो, सुबह बनाना है, तो वो एक प्रोसेस ना थोड़ा डिफिकल्ट लगता है। तो मैंने उसका ये सोल्यूशन निकाला है कि आप मिलेट्स को लीजिए, एक बार धोइए, ज्यादा इतना सारा मिलेट ले लीजिए, उसे धोइए एक बार, मतलब सिर्फ अपना एक बार धो लिया, जैसे हम कुछ भी चीज बनाने से पहले धोते हैं, और उसे भिगोकर फ्रिज में रख दीजिए। सबके घर फ्रिज होता है। 4-5 दिन आप उसे यूज कर सकते हैं। जब बनाना हो निकाला, यूज किया, बाकी का बचा हुआ आप फिर रख दो, फिर निकालो, बनाओ, तो आपके लिए बहुत इजी हो जाता है। जो बनाना है ना आपको, इट्स अवेलेबल इन योर रेफ्रिजरेटर, तो उसके कारण बहुत इजी हो जाता है इसे यूज करना। और बहुत से लोगों को जो चैलेंज फेस होता है वो ये है कि भूल गए तो अब क्या करें। उसमें कई लोग ये भी करते हैं कि पहले भिगोते हैं और फिर सुखाकर रख लेते हैं, पर इतना प्रोसेस करने की जरूरत ही नहीं है। आप देख रहे हैं कम हो गया, फिर भिगो के रख दीजिए, बहुत इजी हो जाता है बनाना। वेरी गुड, थैंक यू मैडम, थैंक यू। संजय जी खुद को अनम्यूट करें। थैंक यू सर। वैभव दा को सभी लोगों को सादर प्रणाम। मैम, जानना ये चाह रहा था, रागी को किसी और नाम से भी जाना जा सकता है? हाँ जी, रागी को नाचनी भी बोलते हैं, मंडुआ भी बहुत। बोलते हैं। जैसे पहाड़ साइड पे मंडुआ बोलते हैं, हम्म। इसे महाराष्ट्र में बोलते हैं मैडम महाराष्ट्र नाचनी। इधर मतलब रागी बोलते हैं, और उसके नीचे हम्म। साउथ में नाचनी बोलते हैं। अच्छा। मैम, जिसे माइग्रेन हो उसको कौन कौन से फूड मतलब आप सजेस्ट करेंगे? मतलब ग्रेन्स में क्या? एक्चुअली बेसिकली माइग्रेन के लिए तो जो डॉक्टर खादरवली ने सजेस्ट किया है वो ये किया है कि हम्म। आप 1 चम्मच तिल लीजिए, उसे अच्छे से रोस्ट कर लीजिए, और शाम के टाइम, जनरली खाने से पहले शाम के टाइम आप उसे अच्छे से, बहुत अच्छे से चबा चबा कर खा लीजिए। इतना चबाना है कि उसका ऑयल फील होने लगे मुंह में, और फिर ओके। उसे निगल के पानी हम्म। पी लीजिए, हल्का सा ओके। गर्म। तो मतलब वो सफेद तिल या काला तिल कोई भी ले सकते हैं? हाँ, 21 दिन तक ये करना है हमें। और अगर हाँ। आपको फायदा ना हो तो फिर 2-3 हफ्ते छोड़ के फिर आप ये साइकिल कीजिए। ऐसे कई ओके। बार आप ये साइकिल रिपीट कर सकते हैं, थोड़ा थोड़ा गैप देकर। ओके मैम, थैंक यू। वैसे प्रणाम। मतलब अगर आप ये ग्रेन्स प्रॉपरली फॉलो खाते हैं और रेगुलर में, तो बहुत से लोगों को बहुत फायदा हुआ है माइग्रेन में भी। संजय जी, एप्पल खाने से भी बॉडी माइग्रेन का ठीक ऊपर ही होता है? काम करते हैं ना, देखिए 3 से 4 एप्पल। हाँ जी, हेड टू टो पूरी बॉडी पर ही काम करते हैं ना। तो कोई एक पर्टिकुलर चीज हम बोलें कि ये प्रॉब्लम है या वो प्रॉब्लम है, आप नॉर्मली ये पांचों 2-2 दिन खाना शुरू कर देंगे तो भी आपको लगेगा आपकी प्रॉब्लम्स काफी, बहुत सारी तो खत्म ही हो गई है, और कुछ हैं तो उनमें आपको रिलीफ मिल गया है। तो पर्टिकुलर प्रोटोकॉल्स हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि बानियाड कोडो मिलेट है, वो खून की चीजों के लिए अच्छा है, तो आपको उससे रिलेटेड है तो उसमें आपको कोडो ज्यादा खाना है, दूसरे कम खाने। तो इस तरह से और सर ने कुछ पत्तों के कषायम भी, काढ़े भी बताए हैं कि पत्तों को पानी में उबालकर, तो वो दवाई का काम करते हैं। तो इस तरह से एक आप पूरा प्रोटोकॉल है सर का जो उन्होंने दे रखा है। आप बोलेंगे तो वैभव जी सबके साथ शेयर कर देंगे।
कि किस बीमारी में कौन सा अनाज कितना खाया जाए और उसके साथ कौन से पत्तों का काढ़ा पिया जाए। साथ में और भी चीजों का उन्होंने हमें चीजें बताई है, एक लाइफस्टाइल पर्टिकुलर बताया है, उसे फॉलो करने का बोला है। तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं लोगों को। इवन लाइक मेरी स्टूडेंट इस बार की क्लास में जो हैं, तो वो बता रही हैं कि उनको 40 साल से डायबिटीज था और पिछले 2-2.5 सालों से वो मिलेट्स खा रही थी और अब उनका इंसुलिन वगैरह सब बंद हो गया है। अब वो टोटली इंसुलिन फ्री है लास्ट 3 महीनों से। वाह, बहुत ही अच्छी जानकारी दी मैडम। तो संजय जी, आपको उम्मीद है आपके प्रश्नों के उत्तर मिल गए होंगे। वैसे माइग्रेन में अगर एप्पल खाया जाए तो जैसे गर्सन प्रोटोकॉल है, गर्सन डॉक्टर जेरी गर्सन जो जर्मनी की डॉक्टर है, उन्होंने बताया है कि अगर आपको चर्म रोग हो या माइग्रेन हो तो आप 3 से 4 एप्पल का सेवन प्रतिदिन कीजिए, तो उससे ये फर्क पड़ता है। जो है एक दो लोगों का चैट बॉक्स में कुछ मैडम प्रश्न आया है, आपको भी जल्दी से फ्री कर देते हैं। ज्यादा प्रश्न न डालें क्योंकि मैडम को हमें 3 से 4 मिनट में फ्री करना है। तो ये पूछ रहे हैं कि जो है मिलेट, हाँ ये सब तो हो चुका है। किडनी पेशेंट कौन सा मिलेट खा सकते हैं, और जिनका वेट ऑलरेडी कम है वो खाएंगे तो वेट और कम तो नहीं होगा, और क्या पॉजिटिव मिलेट भी गेहूं जैसा आटा बनाया जा सकता है क्या? तो क्या बनाया जा सकता है मैडम, ये तो आप बता चुकी हैं। बस यही है कि इसको पहले गलाना पड़ेगा। सकते हैं, लेकिन मैं आटा बनाना प्रेफर नहीं करती हूँ। मैं हर चीज सोचती हूँ जितना ज्यादा बिना आटे के आप डायरेक्ट अनाज से ही बनाएं तो अच्छा है। मैं डायरेक्ट अनाज से ही रोटी बनाती हूँ और वही चाहती हूँ, क्योंकि आटा भी आप बनाते हैं ना तो चक्कियों में घूमता है, गर्म होता है, उसका न्यूट्रिशनल वैल्यू कम होता है, ग्लाइसेमिक इंडेक्स हाई होता है, वो आपको उतना ज्यादा और हम जो रोटियां बनाते हैं बहुत हल्की फुल्की बनती है। मैंने आपको बताया कि उसमें ऑब्वियसली एक आध प्रोसेस बढ़ेगी क्योंकि भिगोना है और उसको हमें सॉफ्ट और अच्छी रोटियां बनानी है, तो थोड़ी सी मेहनत लगती है, लेकिन बहुत अच्छे से आई वुड से मेहनत हर चीज में लगती है। आप इधर नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं आप स्वास्थ्य खराब करेंगे, तो कहीं और दिन भर दवाई खाना, ये वो प्रोसेसेस फॉलो करनी पड़ती है। तो इट्स बेटर कि हम स्वस्थ रहें। थोड़ा सा एक आदत बन जाती है एक्चुअली, आप जो भी करें ना। अभी साउथ इंडियंस जैसे डोसा वगैरह खाते हैं, हमेशा उसे भिगोते हैं, पीसते हैं और फिर खमीर उठाते हैं, तो वो भी हमारी आदत पड़ जाती है। आजकल हम बहुत से लोग बनाने लगे हैं, तो जी। एक वो प्रोसेस है। और आटा मतलब बनाने रोटी ना बनाए, जो मिलेट्स जैसा नेचुरल है वैसा ही खाएं, उसको भिगो कर हाँ, रखें जैसा मैडम ने उसको बताया, आप फ्रिज में रख दें। चावल बना के खाइए तो बिल्कुल नेचुरली, बहुत सिंपल है। भिगोया हुआ आपने चावल की तरह पका लिया, उसमें भी मैं आपको सिखाती हूँ कि कैसे बहुत टेस्टी और बहुत अच्छे चावल बन सकते हैं, और रोटी भी बहुत अच्छी बनती है। बट इफ यू आर रेडी टू डू दैट, बिल्कुल वैभव जी कोई सेशन करेंगे उनमें भी मैं सिखा दूंगी, वरना मेरी क्लासेस होती हैं, आप वो भी अटेंड कर सकते हैं। अच्छा मैडम, आपकी क्लासेस ऑनलाइन होती हैं क्या कि? जी जी, मैं ऑनलाइन ही लेती हूँ वैभव जी। ओके। ऑफलाइन जस्ट कभी कोई संस्था ने बुलाया, जैसे आप बोल रहे हैं कि हम सिखाना चाहते हैं, जाएंगे छत्तीसगढ़ वगैरह, तो वैसे मैं करती हूँ, बट अदरवाइज ऑनलाइन ही करती हूँ ओके, ज्यादातर। तो मैडम का नंबर अभी हम डिस्प्ले यहाँ कर देते हैं। मैडम आपका नंबर थोड़ा आप स्पीक कर दीजिए, ताकि लोग आपसे अगर ऑनलाइन लेना चाहें प्रशिक्षण तो डायरेक्ट ले लें। जी, 96 96 53 53 666 666 904। 904, ये मैडम का नंबर है। तो अगर आपको इसमें इंटरेस्ट है तो आप मैडम की ऑनलाइन क्लासेस कर सकती हैं। और मैडम, किडनी के लिए कौन सा मिलेट अच्छा है, अगर किडनी को ठीक करना है तो? किडनी के किडनी लिए के जो है। लिए एक्चुअली देखिए, किडनी जो है वो मतलब एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। तो किडनी ऐसा ऑर्गन है कि आपका खून क्लीन करता है। कोडो, तो कोडो भी जरूरी है। बार्नयार्ड मिलेट ऑलरेडी किडनी को क्लीन करता है, तो बार्नयार्ड भी जरूरी है। फिर आपकी ब्लड का शुगर कम करना भी जरूरी है। तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, यूरिक एसिड भी कम करना जरूरी है। तो ये पांचों ही आप कॉम्बिनेशन में पांचों खाएंगे। ही लेना चाहिए, हाँ मतलब ऐसा पर्टिकुलर डिसीज पे मत जाइए, जो है हाँ पांचों मिलेट्स जो है बारी बारी से 2-2 दिन खाते रहिए, तो हाँ, ये आपके और लिए बेटर पूरी होगा। पूरी बॉडी में हर फंक्शन को ही हम ठीक करते हैं ना, तो पर्टिकुलर उस ऑर्गन के लिए आप एक आध अनाज ज्यादा खा सकते हैं। कई बार हमें 2 अनाज का कॉम्बिनेशन भी ज्यादा लेना पड़ता है। बट हम्म। पांचों नॉर्मली खाते रहे तो
सब सही रहता है। ओके, थैंक यू मैडम। और हम इसमें लिखा है जिनका वेट ऑलरेडी कम है वो अगर मिलेट खाएंगे तो क्या और पतले हो जाएंगे? मुझे तो लगता है मैडम ये बैलेंसिंग ग्रेन्स है, ऐसा तो नहीं होगा कि आदमी पीठ और पेट चिपक ही जाए, जीरो फिगर हो जाए। आई डोंट थिंक ऐसा कुछ होता नहीं, होगा। जीरो फिगर तो नहीं होते हैं, लेकिन हाँ ये बात है कि कई लोगों को ये प्रॉब्लम आती है कि हम ऑलरेडी दुबले हैं लेकिन हम और दुबले हो गए हैं। क्योंकि देखिए बॉडी डिटॉक्स होगी ना कहीं आपका अगर ऑर्गन्स में फैट है या आपके कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम है, कॉन्स्टिपेशन या कहीं भी, तो वो कचरा जब बॉडी से निकलेगा तो आपका वेट तो कम होगा। यस। और ऐसा नहीं कि हमेशा बस कम ही होता जाएगा और आप कहीं भी नहीं रहेंगे, ऐसा नहीं है। साल 6 महीने ऐसा रहता है कि आपका कम होता है, फिर स्टेबल हो जाता है, और अगर आपकी बॉडी को जरूरत है तो फिर से गेन भी होगा। थैंक यू। तो अब हम चैट का सिलसिला यहीं बंद करते हैं, चैट हो दादा चुकी मुझे है। एक चीज पूछना थी, हाँ हाँ। केवल बस 1 मिनट के लिए। मैडम से पूछना है, मैडम इतने गुड लुकिंग लग रहे हैं, इसके राज मिलेट्स है कि कैंगन वाटर भी है? आ, दूसरा जी मुझे ये पूछना था मैडम कि आप कौन से किस्म का, एक्चुअली देखिए हम जनरली कंफ्यूज होते हैं, जैसे अभी हमारा आयनाइजर है, हमारे अलावा और भी बहुत सारे डुप्लीकेट है, तो लोग कंफ्यूज होते हैं। क्योंकि जब से आपके संपर्क में आए हैं, वैभव जी के संपर्क में आया हूं मैं, तो हम लोग मिलेट्स यूज करते हैं, और जहाँ वैभव जी बताते हैं जनरली वहीं से मैं लेके आता हूँ, उनको पूरा कॉपी पेस्ट करता हूँ इस मामले में। बट करना चाहता हूँ कि कौन सी किस्म, मतलब कहाँ के ज्यादा अच्छे होते हैं और उनकी क्वालिटी वाइज बहुत अच्छे होते हैं? नहीं, देखिए ऐसा नहीं है, मिट्टी हर जगह की अलग अलग होती है। जनरली आप देखेंगे कि पहाड़ों में जो चीजें होती है ना वो काफी अच्छी होती हैं, लेकिन अब हापुसा में आपका पर्टिकुलर देवगढ़ रत्नागिरी में जो टेस्ट आएगा वो कहीं भी उगा लो नहीं आएगा। तो ऐसा नहीं है, हर जगह की सॉइल की अपनी क्वालिटी होती है, तो आप जहाँ का लेंगे उस सॉइल की थोड़ी क्वालिटी तो उसमें आएगी। और सबसे बड़ी चीज ये कि हम जहाँ रहते हैं ना, जितना उसके आसपास का हम खाएं, हम जहाँ रहते हैं वहीं की मिट्टी वहीं की सारी चीजें हमारे लिए बेस्ट है। जितना पास का हम ले सके उतना अच्छा है। जैसे मैडम ने देखा है मंडला तरफ काफी मिलेट्स उगाया जाता है। इधर हाँ कोदो को छत्तीसगढ़ में बहुत लोग खाते हैं, कोदो। हाँ। तो मेरे को लगता है कोदो वहां ज्यादा उगता है छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में कोदो और कुटकी, लिटिल मिलेट एंड कोदो मिलेट दो ज्यादा होता है, और इवन मध्य प्रदेश में भी कोदो कुटकी बहुत होता है, थोड़ा बहुत फॉक्सटेल भी होता है। यहाँ पर मतलब ऑल ओवर इंडिया मैंने देखा है कि अब प्रोडक्शन शुरू हो गया है, बट ब्राउन टॉप मिलेट थोड़ा सा उसका प्रोडक्शन कम था शुरू से, अभी भी थोड़ा सा उतना नहीं होता है। बट नेचुरली आप देखें तो बानियाड मिलेट जैसे उत्तराखंड साइड और पहाड़ों की साइड, रागी मिलेट ये दो काफी होते हैं, राजगीरा वगैरह उस साइड काफी होता है। फिर प्लेन्स में देखें तो पर कोडो मिलेट आप देखेंगे कि पूरे भारत में ही अच्छे से पाया जाता है, इवन गुजरात या जहां भी देखेंगे तो कोडो हर जगह आपको मिलेगा। और बाकी कहीं कोई अनाज होता है कहीं नहीं होता, और ये अनाज क्योंकि इन्हें पानी बहुत कम चाहिए, पूरे भारत में ही हमारी जो मिट्टी है काफी थोड़ा सा ड्राई एनवायरमेंट है हमारे यहाँ का, थोड़ा सा उतना ज्यादा मानसून के अलावा पानी नहीं होता है, तो बहुत इजीली ये मिलेट्स सारी जगह उगाए जा सकते हैं क्योंकि इन्हें पानी बहुत कम चाहिए। तो जो फार्मर्स हैं जिनको बहुत ज्यादा इरिगेशन वगैरह का फैसिलिटीज नहीं है वो बहुत इजीली इन्हें उगा सकते हैं। और मतलब अब कम पानी देखिए में मैडम, कम पानी में उगाया जा सकता है। कम पानी लगता है, बहुत कम पानी। इनफैक्ट बहुत सारा इसका जो पानी में मॉइस्चर होता है ना उससे भी ये इजीली उग जाता है। इसीलिए जो आदिवासी हैं वो जनरली बारिश से पहले से उगाते हैं क्योंकि वो पानी वानी कुछ देते ही नहीं है, और 2-4 फसल आप ले लेंगे तो उसके बाद आपको डालने की भी जरूरत नहीं, अपने आप ही उगते हैं। बस काट लीजिए बेच दीजिए फसल, ये आदिवासी अक्सर ये करते हैं। वाह, तो ग्रेट ग्रेट। नॉर्मली से ये बारिश का जो सीजन है, जो अभी सीजन चल रहा है, नॉर्मली मिलेट्स इस सीजन में उगाए जाते हैं क्योंकि फिर उसमें पानी वानी भी इनको इतना देना नहीं पड़ता है। लेकिन बाकी सारे सीजन में इसे उगाया जा सकता है। बहुत ज्यादा गर्मी है तो थोड़ा सा पानी ज्यादा डालना पड़ता है क्योंकि इवेपोरेशन बहुत होता है ना पानी का। एक तरफ तो मैडम ने स्लाइड बताई कि कोदो कंगनी और ये उगाने में 800-900 लीटर पानी लगता है प्रति केजी। 200 से 300 लीटर। 200 से 300 लीटर। और यही आपका चावल है, गेहूं है, इसमें 9-9 हजार लीटर पानी लगता है।
और 50,000 लीटर तक पानी हाँ लगता है शक्कर के लिए। तो मतलब अगर ये चीजें हमारी बॉडी में जाएंगी तो बॉडी को भी डिहाइड्रेट करेंगी। जैसे एक किताब है मैडम वाटर के ऊपर, वो कहते हैं यू आर नॉट हाँ सिक, यू आर डिहाइड्रेटेड। तो यही वजह हो सकती है कि ये जो अनाज हम खा रहे हैं बार बार, ये जो आपका चावल है, गेहूं है, ये अगर इतना पानी ले रहे हैं उगने के लिए, तो ये शरीर में भी जाके जो है बॉडी को डिहाइड्रेट ही करते होंगे। और इसीलिए जो है 11 को मना किया जाता है कि आप चावल मत खाइए, क्योंकि उस दिन जो ज्वार भाटा आता है, तो उस दिन जो चंद्रमा जो है वो भी पानी को सक करता है। तो इसलिए मेरे को लगता है यही शायद बात है कि एकादशी पे जनरली कहते हैं 11 पे चावल मत खाओ। सो क्योंकि चावल भी पानी खींचेगा, उधर चंद्रमा भी पानी खींचेगा, तो बॉडी में एक डिसबैलेंस होता है। सो मतलब ये भी एक बहुत बड़ा एक वैज्ञानिक कारण साइंस जो कहता है, जो भारत का अध्यात्म जो कहता है कि 11 पे चावल मत खाओ। तो चावल मुझे तो लगता है कि रोज खाएंगे तो रोज भी डिहाइड्रेट ही करता होगा, क्या 11 न क्या 12, क्योंकि नहीं, एक्चुअली वैभव जी क्या है कि कोई एक रीजन नहीं होता है कोई भी चीज करने का। जो आपने रीजन बोला वो भी सही है। उसके अलावा भी क्या होता है ना, कोई भी चीज लगातार हम खाते रहें, उसकी बजाय चेंज होता रहना चेंज चाहिए। करते एक रहें। चीज हमेशा नहीं खाई जा सकती है। आप देखिए, सब्जी है, फ्रूट है, दालें हैं, हम सब चेंज कर करके खाते हैं। लेकिन अनाज हमारा वो का वही चलता रहता है पूरे टाइम। तो यस। कहीं ना कहीं उसमें भी हम चेंज करेंगे तो जब हम उपवास करते हैं तो वो साइकिल ब्रेक होती है कि हम दूसरा भोजन खाते हैं। और हमेशा उपवास में आप देखिए बहुत ही हाई प्राणिक फूड्स होते हैं, और जिसमें सारे पॉजिटिव एल्कलाइन फूड्स होते हैं, पॉजिटिव फूड्स होते हैं, जो कि हम उपवास में खाते हैं। तो वो और हमारी एनर्जी को बढ़ाते हैं, और जो हम एवरीडे में खा रहे हैं उस साइकिल को भी तोड़ते हैं। ग्रेट ग्रेट। तो बस हमारे 3 लोग और बचे हैं, और 360 लोग अभी भी बने हुए हैं। ये जो है मैडम का करिश्मा है कि इतने लोग अभी भी मतलब चाह रहे हैं कि उन्हें कुछ और नया इन्फॉर्मेशन मिलते जाए। लेकिन मैडम का भी समय कीमती है, तो अब हम रंजीता प्रधान मैडम, दिनेश पंत जी और आपके सतीश महाजन, 3 लोगों को लेके इस मीटिंग को एंड करेंगे। मैडम को एक वार्म विदाई देंगे। रंजीता प्रधान जी अनम्यूट करें, और उसके बाद दिनेश जी संक्षिप्त में अपनी बात को रखेंगे। मैम नमस्ते। 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 दादा नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। नमस्ते। मैडम अनम्यूट हो गई आप, वापस अनम्यूट हो गई हैं। रंजीता प्रधान जी खुद को अनम्यूट करें। हाँ यस, अब बात करिए। हेलो। हाँ जी बोलिए। हाँ मैम, हम लोग के साइड में हम लोग का जो आता है यहाँ पे मेला वेला लगता है, तो मैं वहां से कुछ लाती हूँ। मतलब दोनों जाके वहां से हम लोग ये सब चीज छोटा छोटा अभी अभी जानने लगे हैं तो लाते हैं। तो ये कूदो है, बट इधर हम लोग का वाइट आता है। आप बोल रहे थे अभी ब्राउन है, तो ये ओरिजिनल है कि नहीं है? देखिए, अगर वाइट है तो उसमें एक तो ये रहता है कि आप देखिए कि ब्लैक कलर का डॉट दिख रहा है कि नहीं आपको, कि एकदम वाइट है। व्हाइट थोड़ा थोड़ा ब्लैक, एक एक डॉट दिख रहा है। हम लोग इधर जो वो पॉलिश्री मेला कुछ आता है ना, मेला वेला में बहुत सारा चीज लाते हैं जो गांव से ये सारे, तो यहाँ पे लगता है, तो उसी का ये है वजन। सॉरी। जी। तो बेसिकली मैंने देखा है कि छत्तीसगढ़ साइड जो मिलता है ना, वो अनपॉलिश्ड में भी वाइट कलर आता है। वो उसे मैंने आपको बताया ना, उसको आप बहुत धोएंगे तो सफेद हो जाएगा कोदो भी। या तो नहीं, वो ये पॉलिश तो है। ऑलरेडी व्हाइट है। तो वही मैं पूछ रही थी, हम लोग तो यहाँ पे कूदो बोल के ला रहे हैं और खा रहे हैं भी यहाँ पे। मतलब हाँ उसको खीर बनाते हैं कि कुछ भी ऐसा उपमा टाइप में बना देते हैं, बच्चे भी खा लेते हैं, हम लोग सब कोई खा लेते हैं। बट पूजा पूजा में भी लगाते हैं इसको खीर टाइप में। तो ये हम लोग को कूदो बोल के देते हैं इधर, बट हाँ, ये है क्या? नहीं वो सही है, आप ले सकते हैं उसे। क्योंकि वो जो लेडीज लोग आते हैं, वो ऑर्गेनाइजेशन के जो आते हैं, उन लोग ही बेचते हैं ये सब। ब्लैक जी, राइस रहता है, नहीं वो ये सही सारा। है, आप ले सकते हैं और खा सकते हैं। ओके, बस आप थैंक ये यू मैम, थैंक करें कि आप भिगो कर यूज करें उसे। मैडम टू इनको भिगोना टू है, 3 आवर्स। इसको भिगोना है जैसा मैडम ने बताया है, और 6 से 7 घंटे भिगोना है ना, ये ध्यान रखिए। ठीक है। और ओके। आपको और ज्यादा कंफ्यूजन हो तो आप फोटो व्हाट्सएप पे भेज दीजिएगा मुझे, मैं मैडम को शेयर कर दूंगा, और कंफर्म कर लेंगे कि ये आप जो खा रही हैं ये कोदो है या कुछ और है। सुषमा मैडम खुद को अनम्यूट करें फटाफट। गुड मॉर्निंग दादा, गुड मॉर्निंग मेघना जी। गुड मॉर्निंग।
मैम मैं यहाँ एमपी के अलीराजपुर जिले में रहती हूँ। हमारे यहाँ ज्वार बाजरा कुल्थी ये बहुत आयत में मिलता है, पर हमारे यहाँ बोला जाता है कि गर्मी में से नहीं खाना है, ये गर्म पड़ता है, तो ऐसा क्यों मैम? नहीं, बाजरा गर्म होता है, ज्वार तो गर्म नहीं होता है। अच्छा, तो ज्वार खा ठंड सकते में हैं? खाइए। जी मैम। अच्छा, इससे कोई वो तो नहीं होता है ना मैम? नहीं जैसे अपन नहीं, ज्वार तो डेली। इनफैक्ट ठंडा ही होता है, जौ ठंडा होता है। सिर्फ एक बाजरा ही ऐसा है जो थोड़ा गर्म करता है। बाकी के तो आप पूरे साल खा सकते हैं मिलेट्स। जी थैंक यू मैम। थैंक यू दादा। थैंक यू। दिनेश जी, संक्षिप्त में अपनी बात रखिए। जी मैडम, बहुत अच्छा सेशन था। कुछ सवाल हैं। कितना पुराना मिलेट हम प्रयोग कर सकते हैं, यानी स्टॉक कर सकते हैं, या खराब कब माने? एक दूसरा, प्री सोक्ड करके क्या इसको सुखा के इसको इंस्टेंट यूज करा जा सकता है? और एक और इम्पोर्टेंट सवाल, किडनी या और ऐसी क्रिटिकल प्रॉब्लम्स में, इश्यूज में डॉक्टर खादरवली का रिकमेंडेशन होता है अम्बली को लेके, तो एक अलग से क्या अम्बली पर सेशन आप लोगे जिसमें बिल्कुल। माइन्यूटली करेंगे? तो तीनों को आप बताइए, कितना पुराना स्टॉक कर सकते हैं, खराब की क्या पहचान मिलेट्स की? जी, तो अगर आप लोग चाहेंगे तो हम लोग एक सेशन रखेंगे जिस पर हम अम्बली के बारे में बात करेंगे। मिलेट्स को आप भिगोकर सुखाकर यूज कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। इसके जो बीज हैं, एक्चुअली ये देखा गया है कि कई जगह पर तो 100-100 साल पुराने बीज भी निकले हैं। इनफैक्ट अगर आप बहुत पुराने सिविलाइजेशंस में भी देखा है कि मिलेट्स के बीज पाए गए हैं, तब भी लोग मिलेट्स खाते थे और वहां भी अनाज मिला है। तो वो गेहूं चावल नहीं था, वो यही थे, मिलेट्स ही मिले हैं काफी एंशियंट साइट्स पर भी। तो और इनफैक्ट एक जमाना था जब बहुत जैसे सूखा पड़ गया या कुछ, तो लोग इसलिए बच जाते थे क्योंकि वो इन अनाजों को स्टोर करके रखते थे। और फिर इसमें क्या है ना कि कोई भी अनाज होता है तो वो एक छिलके के अंदर होता है, तो जब तक ये छिलके के अंदर है तब तक इसे कीड़ा भी नहीं लगता है। तो आप इसे स्टोर जब करते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, तो उसे बीज के रूप में छिलके के साथ ही स्टोर करते हैं। जब उसका छिलका निकल जाता है, आप डीहस्क करते हैं, उसके बाद इसकी शेल्फ लाइफ बहुत कम हो जाती है क्योंकि बहुत न्यूट्रिशियस है, कीड़े भी इसे खाना चाहते हैं। फिर थोड़ा फंगस लग रहा है, ये वो होता है, बट इसका तरीका यही है। इसीलिए सारी जगह यही होता है कि हम अगर किसी प्रोसेसर को ऑर्डर भी करते हैं ना, तो वो हमारे ऑर्डर के हिसाब से ही प्रोसेस करके भेजता है, तो उसका शेल्फ लाइफ थोड़ा सा 3-4-5 महीने बना रहता है। अदरवाइज तो फिर ये होता है कि खराब जल्दी हो सकता है। स्टोरेज करना है तो हमेशा छिलके के साथ करें। तो मैडम, ये जो तो मार्केट इसको में जो मिलता है, ये छिलके के साथ ही मिलता होगा ना? नहीं, नहीं, मार्केट अच्छा। में जो नहीं, खाने के लिए मिलता है ना, हाँ, छिलके। खाने के लिए मिलता है, वो छिलका उतार के मिलता है। उसमें क्या रहता है, एक लेयर छिलके की होती है, वो उतार लो, उसके बाद खाने के लिए यूज करते हैं। हम्म। अगर हमने उसके ऊपर का भी एक लेयर निकाल दिया तो वो सारे मिलेट्स वाइट कलर के ही दिखते हैं और उसमें वो काला जो डॉट है वो भी खत्म हो जाता है। तो हम्म। पॉलिश्ड मिलेट है। मतलब ऑब्वियसली कुछ ना से कुछ सही है, पॉलिश्ड भी खाए तो इट्स ओके, लेकिन बेस्ट यही है अगर आप डिजीज रिवर्सल पे जाते हैं तो अनपॉलिश्ड मिलेट्स लेना ही जरूरी है, क्योंकि इसमें जो लिग्नान्स होते हैं, जो हम एंटीऑक्सीडेंट्स की बात कर रहे थे, वो इसके ऊपर की सरफेस पे होते हैं, हम्म। पर इसके पूरे ग्रेन में होता है। लेकिन लिग्नान्स जो होते हैं ऊपर की सरफेस पे होते हैं, तो अगर इसको पॉलिश कर लिया तो इसमें से वो तत्व खत्म हो जाते हैं जो एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। ओके, तो मिलेट छिलकों के साथ ही लेना चाहिए? मिलेट अलग अलग कलर के दिखते हैं, नहीं इसका नहीं नहीं, मतलब ही है कि वो छिलके वाले हैं? छिलके के साथ नहीं। हम्म। छिलका तो निकाल कर हम खाते हैं, पर जब वो छिलके में रहते हैं ना तो स्प्राउट हो सकते हैं बीज के रूप में, और पक्षियों को दाना डालने में उस तरह से आप काम में ले सकते हैं। या फिर हम अपना जो कैटल फीड होता है उस तरह भी यूज कर सकते हैं। इसके हस्क को भी कैटल फीड के रूप में यूज किया जा सकता है। लेकिन खाने के लिए जनरली छिलका निकला हुआ ही खाया जाता है। तो मतलब छिलका निकला हुआ ही आपको हाँ कंपनीज प्रोवाइड करती हैं? हाँ। ओके। और आपके सवाल हो गए दिनेश जी, दोनों तीनों? दिनेश जी, दिनेश जी कहीं चले गए? सतीश जी, आप अनम्यूट हो जाएं। नमस्ते मैडम। नमस्ते। मैडम एक जगह मशीन लगाया है मैंने, उसको मशीन लगाने को 3.5 साल के आसपास हो गया है। और मैडम उनकी एसिडिटी आती ही नहीं है।
बहुत सारा उनको मतलब करवाया भी मैंने, दादा के नुस्खे भी करवा लिए, कोई फर्क नहीं पड़ा उनको। एसिडिटी आप के लिवर लिए क्लेंस जरूर, एक तो आप लिवर क्लेंस करिए और साथ ही साथ आप अपना अनाज बदलेंगे ना तो बहुत फर्क पड़ेगा। तो मैं आप वही पूछा कि ग्रेन्स मिलेट्स पे खा के ओवर शिफ्ट देखिए, किया। आपको बहुत फायदा होगा। आप जो बता रहे हैं अम्बली है, पॉजिटिव ग्रेन्स पे आइए। बहुत मतलब एसिडिटी काफी लोगों की चली जाती है, क्योंकि हम बहुत सारा भोजन या भोजन बनाने के तरीके ऐसे हैं कि हमारा फूड काफी एसिडिक हम खा रहे हैं, और थोड़ा हमारे एक बॉडी का भी रहता है, किसी को थोड़ा डाइजेशन भी वीक रहता है। अब पॉजिटिव ग्रेन्स में भी हमारे एसिडिटी पर भी प्रोटोकॉल्स हैं, आप फॉलो कर सकते हैं। तो वो क्या है, फॉरेन भी गए थे ना वो, तो वहां उनकी एसिडिटी चली गई थी, फिर जैसे ही यहाँ आए उनकी मतलब है इतनी एसिडिटी रहती है उनको कि मतलब गोली खाएंगे भी, खाना खाएंगे, ये कंडीशन है उनके। मशीन लगाए उनके 3.5 साल। नहीं, उसकी कई तरह, उसमें कई उपाय किए जा सकते हैं। एक्चुअली सारा भोजन पर बेस्ड रहता है, उनका भोजन सही नहीं है इसीलिए उनका एसिडिटी खत्म नहीं हो रहा है। उनका भोजन बदल दीजिए सतीश जी। मैडम ने जो 5 मिलेट्स बताए हैं ये इंदौर में अवेलेबल है। इंदौर आइए और ये लेके जाइए, और जो है ऑनलाइन तो एक मिल जाएंगे ना मैडम? ऑनलाइन भी मिल जाएगा, हाँ, अमेजोन पे मिलते हैं, ऑनलाइन मिलते हैं ना। और इंदौर में भी मिलते हैं। ये हर जगह मिलते हैं, बड़े कॉमन, हर शॉपिंग मॉल में ये मिलते हैं। तो कभी भी इंदौर आइए और इनको आप लेके उनको दे दीजिए, और फिर जब वो ले लें तब मैडम का कोर्स ज्वाइन करवा दीजिए उनको, ताकि वो इसको बनाना भी सीख जाएं। मैडम का नंबर डिस्प्ले कर दिया है, तो इससे उनका एसिडिटी चला जाएगा। हाँ दिनेश जी, आपका जो क्वेश्चन था। हाँ, मैं ये कहना चाहता मैडम, ये बात बड़ी क्लियर है कि मिलेट्स पुराना होने के बाद भी खराब नहीं होगा, बट डीहस्क होने के बाद में जो घर में हम लेके आते हैं उसको हम कैसे माने खराब हो गया, क्योंकि उसमें अंदर तो कीड़ा जाता नहीं है, और वो बाहर से थोड़ा सा इसमें लगता है स्मेल सी आ रही है। तो इसको क्या स्मेल उसको खराब में माने, या पुराने चावल की तरह उसको धो के इस्तेमाल कर सकते हैं? एक आप दूसरा उस सवाल ये है कि बाजरे की एक मतलब सर एक और एक बात करना। पंत जी, पहले इसका आंसर मैडम को देने दीजिए। ठीक है, ठीक है। हाँ हाँ। एक्चुअली अनाज खराब होना कब हमें समझ आता है, जब उसमें कीड़ा लगने लगता है। तो आप उसके कीड़े को निकाल दीजिए और आप उसे हल्का सा सेक कर रख लीजिए, और जितना जल्दी हो उसे बनाकर खत्म कीजिए। वरना आप इसे रेफ्रिजरेटर में भी रख सकते हैं ताकि खराब ना हो, फ्रीजर में भी रख सकते हैं। अदरवाइज हम जो अनाज के लिए उपाय करते हैं, हिंग की पोटली डाल दी, लौंग डाली, लाल मिर्च डाली है, या इस तरह के उपाय पर, वो जो सफेद सफेद गोलियां लोग डालते हैं ना वो मत डालिएगा, क्योंकि उसमें से जो फ्यूम्स निकलते हैं वो कैंसर कॉजिंग होते हैं। तो वैसी गोलियां न डालें, और इस तरह के उपायों से आप इवन नीम की पत्तियां भी लोग डालते हैं, तो आप वैसे भी कर सकते हैं। बट आई वुड सजेस्ट टू यू कि आप बहुत सारा स्टॉक एक साथ मत लीजिए इसका, क्योंकि जो लोग इवन प्रोसेस करते हैं ना वो इसे ऑर्डर के हिसाब से ही प्रोसेस करते हैं, ताकि क्योंकि उसे स्टोर करने में दिक्कत आएगा ज्यादा क्वांटिटीज में आप करेंगे तो। अपने खाने के लिए भी आप लें तो 1-2 महीने में खत्म हो जाए इतना ही लीजिए, तो आप आराम से उसे बाहर रख पाएंगे। एयरटाइट डब्बे में रखिए। ठीक। एक और बात कहनी थी, अभी बाजरे की बात आ रही थी, बाजरे की तासीर गर्म, क्या मतलब ये हुआ पित्त बढ़ाएगा। बट जो 45 से ऊपर के लोग हैं उनको अगर बाजरे का दूध प्री सोक करेंगे, दूध दिया जाए, इलायची डाल के दिया जाए, तो वो उतना बढ़ाएगा भी नहीं, और वो दूध से कैल्शियम देखिए वाला बेनिफिट क्या दे सकता है। है कि बाजरा आप ठंड में खाइए ना, क्या प्रॉब्लम है। और ठीक है, आप दूध बना रहे हैं तो इतना सा बाजरा जा रहा है आपके पेट हाँ, में, थोड़ा वैसे सा कोई जाएगा खास वही। फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप कैल्शियम लेवल अच्छा बढ़ाता है बाजरा कंपेरेटिव टू अदर उसको, मिलेट्स। लेकिन आपको कैल्शियम के लिए लेना है तो आप रागी लीजिए ना। हाँ, इफ यू आर रागी ठीक टॉकिंग है। अबाउट कैल्शियम देन टेक रागी, क्योंकि रागी भी गर्म करेगा ना मैडम, वो पूरी भी तो ठंड ऐसे ही। खाइए बाजरा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हाँ, पूरे साल का आपको एनर्जी दे देगा वो। ठीक हो गया। थैंक यू। भैयालाल जी खुद को अनम्यूट करें, और इसी के साथ भैयालाल जी, हाँ, कम यस से सर। कम अपनी बात रखें। मैडम, दादा सभी को नमस्कार मैडम। नमस्कार एक नमस्कार। छोटा सा क्वेश्चन था कि जब मैंने देखा कि जब मिलेट्स जो है मैं दिन में खाता हूँ तो मुझे शाम को या रात में भूख नहीं लगती है, लेकिन रात में खा के तो सो जाते हैं हम लोग, लेकिन दिन में शाम को भूख नहीं लगती है। तो क्या नॉर्मल भोजन से हार्ड होता है या पचने में टाइम लगता है? नहीं, ये ग्लूकोज रिलीज स्लो करता है, मतलब धीरे 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 आपको एनर्जी पूरे दिन देता है। मतलब आप आराम से सुबह अच्छे से भोजन करके निकलिए और शाम को आके फिर से भोजन कीजिए, बहुत सिंपल हो जाता है लाइफ। बार बार भोजन बनाना भी नहीं पड़ता है, और क्रेविंग्स भी नहीं होती, क्योंकि भूख ही नहीं लग रही है तो आप मार्केट में अननेसेसरी फालतू की चीजें भी नहीं खाते हैं। तो बहुत सारी चीजें तो इसीलिए हेल्थ ठीक होने लगती है कि आप अच्छी चीज खा रहे हो, ऊपर से
भूख नहीं लग रही तो अननेसेसरी की फालतू चीजें नहीं खा रहे, क्योंकि क्या होता है ना कि आपको जब बार बार भूख लगती है तो इतनी बार तो भोजन बनाना भी मुश्किल होता है, तो कुछ घर में बिस्किट, मिक्सचर, नूडल्स और ऐसी चीजें आनी शुरू हो जाती हैं जो कि बाहर से बनी हुई हैं। तो आप मिलेट्स खाते हैं तो नॉर्मली घर के भोजन में इजीली आपका काम हो जाता है। थैंक यू मैडम। थैंक यू मैडम। और मैडम ये सेशन अब हम समाप्त कर रहे हैं, और थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग ऑन दिस प्लेटफॉर्म। और हम उम्मीद करते हैं कि अगला सेशन हम अम्बली पे लेंगे, और अगर जी सर का समय मिल जाता है तो प्लीज लेट अस नो। बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वंस अगेन फ्रॉम द कंप्लीट वाव फैमिली। थैंक यू। थैंक यू दादा। मीटिंग एंड करो दादा। यस यस यस, मीटिंग को एंड कर दीजिए।